वेलकम टू सिंप्लीफाइड। सो आज हम लोग इस वीडियो में लेके आए हैं आप लोग के लिए रिवीजन मॉड्यूल, बिकॉज एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर। नेक्स्ट वीक 30 नवंबर को एग्ज़ाम ड्यू है। सो इस टाइम पे सिंगल सिंगल एक्ट की वीडियो लाना, उसके एमसीक्यू सॉल्व करना मेरे हिसाब से कहीं से भी कहीं तक फ़ायदेमंद नहीं है। सो हमने क्या किया है कि जितने भी सारे लेबर लॉज है ना, उनको एक ही पीडीएफ में हमने ज्वाइन कर दिया है। और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लाइक उसका पूरा मॉड्यूल उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं, जो एएलसी लाइक यूपीएससी एक और एग्ज़ाम करवाता है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। सो उसमें भी जो क्वेश्चंस आए हुए थे, उसके भी इंपॉर्टेंट डेटा को, जो सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उसको हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। सो उसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था जो आ सकता है एग्ज़ाम में, वो सारा का सारा हमने इसमें इंक्लूड करके एक 87 पेजेस की एक पीडीएफ बनाई हुई है, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी के अंदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ठीक है, ये सारा का सारा सिर्फ 87 पेजेस में मिलने वाला है, जिसको आप बड़ी आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, है ना। बिकॉज लास्ट मोमेंट में अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो बेयर एक्ट है वहाँ से आप पीडीएफ को उठाएंगे और वहाँ से हर एक्ट को दोबारा पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, सो इट्स वो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। सो आपके लिए सबसे बेटर ये होगा कि आप इस पीडीएफ को आसानी से रिवाइज करें, बिकॉज इसमें वही इंपॉर्टेंट डेटा है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एंड इसका जो पीडीएफ, इस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे बहुत ही एक नॉमिनल चार्ज पे करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So Trade Union Act 1926, and this act enables registration of trade unions to lawfully organize labor for effective collective bargaining and to afford registered unions certain privileges and legal protections, ठीक है। सो ये जो एक्ट है ये बताता है कि जितने भी जो लेबर है किसी भी इंडस्ट्री में, वो आपस में ऑर्गेनाइज करके अपने राइट्स के लिए एक यूनियन बना सकते हैं। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन लाइक एक्सटेंड्स थ्रू आउट इंडिया, and it applies to all forms of workers unions and as well as associations of employers, because trade unions doesn't mean सिर्फ वर्कर्स ही मिला के यूनियन बना सकते हैं, इवन एम्प्लॉयर्स भी एक साथ मिलके यूनियन बना सकते हैं। और ट्रेड यूनियन की जो डेफिनेशन है, इसमें कौन सी यूनियंस अलाउड हैं, लाइक बिटवीन वर्कमेंस एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है। लाइक किन के बीच में ट्रेड यूनियन का मकसद क्या है? ट्रेड यूनियन रिफर्स टू एनी कॉम्बिनेशन वेदर फॉर्म्ड ऑन अ टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस स्टैब्लिश टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रिलेशंस। किन के बीच में रिलेशंस? या तो वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में, या फिर वर्कसमैन्स के ही बीच में, या फिर एम्प्लॉयर्स के ही बीच में। रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट। सो इसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, लाइक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? वो सारी स्टैब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में आती है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और फॉर द स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्बिट में जो स्टैब्लिशमेंट्स आती है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स उन्हीं के हाथ में पावर है कि वो उनके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती हैं। सो वो कौन क्या अपॉइंट करेगी? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन एक्ट में ये जो बंदा है रजिस्ट्रार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज़ द वन जो सारी ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर करेगा। कोई दो ट्रेड यूनियंस अगर मिलने वाली है तो उनको ये जोड़ेगा, किसी का कैंसिलेशन करना लाइसेंस तो वो यही करेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? कोई मैंडेटरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कराना नहीं कराना है, बट यूनियन रजिस्ट्रेशन इज वाइड ड्यू टू बेनिफिट्स अवेलेबल अपॉन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कुछ फ़ायदे हैं जो ट्रेड यूनियंस को मिलेंगे तो उसके लिए एडवाइस किया जाता है। कौन लोग? कोई भी 7 लोग, एनी 7 और मोर मेंबर्स में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये नंबर याद रख लेना, 7 लोग, 7 मेंबर्स, ठीक है। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में मिनिमम 7 लोग जो काम कर रहे हैं, वो एक एप्लीकेशन में साइन करके अपना नाम लिख के, उस तारीख को लिख के कि वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि हम लोग ये ट्रेड यूनियन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनके पास कितने लोग होने चाहिए? एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल वर्कर्स और 100 वर्कर्स, विच एवर इज़ लेस, है ना। सो ये कंसेप्ट याद रखना है, 10% ऑफ वर्कर्स और 100 वर्कर्स, दोनों में से जो कम है मतलब, ठीक है। सो वो लोग वहाँ पे मेंबर्स होने चाहिए। सो ट्रेड डिस्प्यूट क्या है? कोई भी डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, बता दिया था, या फिर वर्कर्स के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में, रिलेटेड टू किस ट्रेड डिस्प्यूट क्यों होगा यार? कोई बंदा अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, या तो उसके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को लेके होगा, ठीक है ना, उसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और बातें लिखी हुई हैं और उसे करवाया कुछ और जा रहा है, या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट को लेके, या फिर वर्किंग कंडीशंस को लेके वहाँ पे वो डिस्प्यूट होगा। एंड वर्कमैन इंक्लूड ऑल पर्सन्स इंगेज इन एनी ट्रेड और इंडस्ट्री वेदर और नॉट डायरेक्टली अंडर द एम्प्लॉयर इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, ठीक है। सो ट्रेड डिस्प्यूट में लाइक कोई भी वर्कर अगर डायरेक्टली
उसके अंडर पे काम कर रहा है या फिर किसी और के थ्रू लाइक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो भी उसका पार्ट होगा। रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है? यूनियन रूल्स मस्ट इनकॉर्पोरेट प्रोविजंस एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव कमिटी इन कंफर्मेटिव विद द एक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रेड यूनियन के कुछ रूल्स होने चाहिए और उसके लिए क्या होगा, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होनी चाहिए ट्रेड यूनियन की, जिसका ये काम होगा कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करवाए। सो रजिस्ट्रार की जो इंक्वायरी पावर्स है, रजिस्ट्रार में सीक एडिशनल पर्टिकुलर्स टू इंश्योर वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन, फेलियर टू कंप्लाई मे लीड टू रिजेक्शन। ठीक है, सो मतलब रजिस्ट्रार के हाथ में पावर है कि किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने की। सो वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको जज करेगा वो रजिस्ट्रार होगा। अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रार ही करेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, वही जब वो फुल सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ ये जो ट्रेड यूनियन है पर्टिकुलर ये रजिस्टर करने लायक है, तो उसको रजिस्टर किया जा सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, है ना। सो अंडर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 8 अ सर्टिफिकेट इज इश्यूड। सो और यही जो सर्टिफिकेट है ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा ये मानने का कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन है ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। मिनिमम मेंबरशिप पोस्ट रजिस्ट्रेशन। सो ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन से पहले उन्होंने 10% ऑफ टोटल वर्कमैन और 100 मेंबर्स विच एवर इज़ लेस, ये कंडीशन याद रखना, ये फुलफिल करी थी। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ कि उससे कम हो गए मेंबर्स, वर्कमैन्स कम हो गए। सो ऐसा नहीं है, ये ऑल द टाइम जब तक कि वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है तब तक की मतलब ये एलिजिबिलिटी उसकी पूरी होनी चाहिए। कैंसिलेशन और विड्रॉवल ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं सेक्शन 10 में। सो रजिस्ट्रार जो है वो कैंसिल भी कर सकता है। उसने एक बार रजिस्ट्रेशन दे दिया किसी ट्रेड यूनियन के, उसके बाद भी वो कैंसिल कर सकता है। क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक कोई भी यूनियन जो है वो अगर खुद एप्लीकेशन देती है कि हमारी ये ट्रेड यूनियन को क्या कर दो और रजिस्ट्रेशन से हटा दो, तो वो हो सकता है। इफ़ सर्टिफिकेट वॉज ऑब्टेन थ्रू फ्रॉड और डिसीट, ठीक है, कोई भी यूनियन जो है वो एग्जिस्ट ही होना बंद हो गई, उसकी लाइक वो इनएक्टिव हो चुकी है। सो इफ़ इट विलफुली वायलेट्स प्रोविजंस और कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रूल्स कंफर्मिंग द एक्ट पोस्ट नोटिस, ठीक है, लाइक इस एक्ट के अंदर जो जितने भी प्रोविजंस हैं उनको लाइक वो फॉलो नहीं कर रही है पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन, सो रजिस्ट्रार के हाथ में पावर है कि वो उसको कैंसिल कर सकता है उसका रजिस्ट्रेशन। इफ एनी मैंडेटरी रूल अंडर सेक्शन हैज बीन रिस्किंडेड। लीगल स्टेटस, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी ट्रेड यूनियन अगर रजिस्टर्ड होती है तो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। लाइक उसकी एक परपेचुअल सक्सेशन होगा, उसकी एक कॉमन सील होगी, उसके पास पावर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टीज़ उसके पास होगी, और राइट टू सू और बी सूट उसके पास होगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रोटेक्शन उसको रहती है, बिकॉज जो उसके मेंबर्स हैं उनको काफ़ी टाइम ऐसा होता है ट्रेड यूनियन में कि उनके जो मेंबर्स हैं उनको बाकी सारी वर्कफोर्स के जो राइट्स हैं उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। सो मैनेजमेंट अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हुए उसके ऊपर कोई भी गलत केस ना लगाते, इसलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रोटेक्शन को रहती है कि दे शैल नॉट बी लाइबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ओवर एग्रीमेंट्स इंटेंडेड टू एडवांस लॉफुल इंटरेस्ट ऑफ द यूनियन। नहीं, लेकिन यूनियन के जो फ़ायदे की अगर बात चल रही है उनके लिए अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो उसके लिए उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक्ट नहीं लग सकता। सिविल इम्यूनिटी उनके पास रहती है, लाइक दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सूट्स अराइजिंग फ्रॉम द एक्ट्स परफॉर्म्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ अदरेंस ऑफ एनी ट्रेड। लाइक ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उनके पास नहीं हो सकती, कोई सिविल इम्यूनिटी उनके पास प्रॉपर रहती है। ऑफिस बेरियर क्राइटेरिया, सो मिनिमम 50% ऑफ ऑफिस बेरियर्स मस्ट बी एक्टिवली एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री ऑफ द यूनियन। ठीक है ना, लाइक कोई स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री की कोई यूनियन है, सो वहाँ पे अगर कोई ऑफिस कोई यूनियन अगर उसको रजिस्टर करवाना है, वो बननी है, सो मिनिमम जो उसमें 50% जो लोग हैं ना, जो ऑफिस बेरियर्स हैं, जो उसकी पोजीशन लाइक जो मैनेजमेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं उस ट्रेड यूनियन की, उसमें मिनिमम 50% आधे से ज़्यादा लोग क्या होने चाहिए, वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील इंडस्ट्री में वो इन्वॉल्व होने चाहिए। और रिमेनिंग जो 50% है वो आउटसाइडर चल सकते हैं, लाइक दे मे बी लॉयर्स, कोई सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, या फिर कोई लेबर जिनके पास लेबर लॉस के रिगार्डिंग बहुत अच्छी नॉलेज है, वो लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। एंड टू क्वालिफाई एज अ ऑफिस पीरियड कुछ 2 कंडीशंस हैं। पहले तो 18 साल मिनिमम होना ही चाहिए, 18 साल से ऊपर कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एंड मस्ट नॉट बी कन्विक्टेड फॉर मॉरल टर्पिट्यूड एंड सेंटेंस्ड अनलेस 5 years हैव पोस्ट रिलीज। ठीक है, सो या तो 18 साल से ऊपर तो होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि मतलब किसी भी मॉरल टर्पिट्यूड वाले केस में उसको जेल नहीं होनी चाहिए। अगर हुई भी है सो 5 साल का टाइम गैप रहना चाहिए, है ना। सो ये इसमें बात करी गई है। नाउ चेंज ऑफ यूनियन नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस, तो किसी भी यूनियन का नाम या फिर उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको चेंज करना है तो कम से कम 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स की उसमें अप्रूवल होना चाहिए। तो लाइक यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें 2/3,
2/3 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2/3 ऑफ मेंबर्स उसमें अप्रूव होने चाहिए। एंड जो नोटिस है ना, इट मस्ट बी साइंड बाय सेक्रेटरी एंड 7 मेंबर्स इन सेंट्रल रजिस्ट्रार। 7 ट्रेड यूनियन एक्ट में जो 7 की जो संख्या है, जो 7 जो नंबर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज शुरुआत में हमने पढ़ा था, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 7 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। इवन अगर यूनियन का नाम चेंज करना है तो सेक्रेटरी के साथ 7 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, और रजिस्ट्रार के हाथ में पूरी पावर है। और कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये तो यूनियन नेम को चेंज करने की बात करी गई थी, लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करवाना है, अपना ऑफिस एड्रेस चेंज करवाना है, तो विद इन 14 डेज, जब भी चेंज कर लो तुम ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद इन 14 डेज तुम्हें रजिस्ट्रार को नोटिफाई करवाना है। एमलगेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन का एक पार्ट है, और ये एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोई भी 2 और मोर रजिस्टर्ड यूनियन अगर एक साथ मिलना चाहती हैं, सो उसके लिए 2 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी एटलीस्ट 50% ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच वोट, ठीक है। सो मतलब ये कि ए और बी 2 यूनियन हैं, ए में 100 मेंबर्स हैं, बी में 200 मेंबर्स हैं। सो कम से कम इसमें 50 और इसमें 100, लाइक 150 तो टोटल वोट्स होने ही होने चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं 150 होने ही चाहिए, जो वहाँ पे जाके वोटिंग में अप्लाई करें कि एमलगेमेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मिनिमम 60% ऑफ वोट्स कास्ट फेवर दी एमलगेमेशन। इसके भी 60% या फिर इसके भी 60%, यहाँ पे टोटल के आप ले लो 60%। 150 में से 60% आप मान लो, यानी मोर देन 90+ वोट जो हैं वो ये कहने चाहिए कि हाँ एमलगेमेशन हो जाना चाहिए। सो तभी एमलगेमेशन हो पाएगा। डिसोल्यूशन, यूनियन कैन बी डिसॉल्व एज पर रूल्स, नोटिस साइन पे सेक्रेटरी एंड 7 मेंबर्स मस्ट बी सेट टू। वही है, सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऊपर भी हमने पढ़ा था, चेंज ऑफ यूनियन नेम में भी सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स, और कोई भी ट्रेड यूनियन को कोई डिसॉल्व करना है तो सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स एंड विद इन 14 डेज। ऊपर भी विद इन 14 डेज था, यहाँ पे भी विद इन 14 डेज। तो 14 डेज हमें ध्यान रखना है ट्रेड यूनियन एक्ट में। एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर एक्ट्स, लाइक इस अगर किसी भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके ऊपर लाइक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1863 1860 1860 है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड कंपनीज एक्ट 2013, ये जो हैं ये वैलिड नहीं होंगे। सो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, the act applies to the whole of India. It governs persons employed in any factory, railway or industrial establishment whose monthly wages do not exceed 24,000। So 24K, ये हमें याद ध्यान रखना है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। 24,000 से कम जिनकी सैलरी है उन्हीं के ऊपर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाई होगा। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आफ्टर गिविंग 3 मंथ्स नोटिस, ये जो 3 मंथ्स है ये हमें ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट 3 मंथ्स का नोटिस देके ऑफिशियल गैजेट में इस एक्ट को किसी और लाइक क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकती है, या फिर पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर कर सकती है। तो 24,000 हमें ध्यान रखना है, वेज सीलिंग है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो 3 मंथ्स का नोटिस देके इसको अप्लाई करवा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस की बात है, लाइक सैलरी देनी है, एम्प्लॉयर तो देगा, सो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेज पीरियड क्या हो सकता है, डेली हो सकता है या फिर वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली, लाइक इट्स 15 डेज एंड दी मंथली बेसिस। सो लेकिन ये 4 तरीके के अलाउड हैं, और कोई भी वेज पीरियड जो है 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। टाइप ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, भाई कोई भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे अगर 1000 एम्प्लॉय से कम काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक उसको पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 1000 एम्प्लॉय से अगर कम काम कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट मंथ है, वेज पीरियड का जो नेक्स्ट मंथ है, उसमें 7 डेज़ के अंदर, लाइक 7th ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, 7th उस तारीख तक पैसे दे देने हैं। और अगर 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो 10 तक की डेट वहाँ पे बोली गई है कि 10 तारीख तक तुम पैसे दे देना। एंड कोई भी जो पोर्ट एरियाज़, माइंस, वाफ और जैटी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी 7 है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ टर्मिनेशन और डिसमिसल, ठीक है, कोई भी टर्मिनेशन, किसी एम्प्लॉय को अगर तुम्हें टर्मिनेट किया है या फिर डिसमिस किया है तो उस केस में 2 दिन के अंदर उसको पैसा देना पड़ेगा विद इन द टर्मिनेशन डेट। सो ये 2 डेज़ हमें ध्यान रखना है। सो सिंपल सी बात है, 7 दिन का 7 तारीख तक पैसे पे करने हैं अगर 1000 से कम है, क्योंकि कम लोग हैं ना तो 7 तारीख तक पैसा दे सकते हैं। अगर 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो मीन्स ज़्यादा लोग हैं तो यार सैलरी शीट बनाने में टाइम लगेगा, तो 10 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है कि 10 तक तुम पे कर दो। और उसके अलावा अगर टर्मिनेट और डिसमिस कर दिया तो विद इन 2 डेज़। मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है, कॉइन्स, करेंसी नोट, चेक या फिर डायरेक्ट क्रेडिट टू एम्प्लॉयज़ बैंक अकाउंट, इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिस्टर एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, सो एम्प्लॉयर के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का नाम, वो क्या काम करते हैं, कितने डिडक्शंस उनकी सैलरी में हुए हैं, वो सारी चीज़ें। और वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो कितने साल तक रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स
3 साल तक एम्प्लॉयर को रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे। फाइन्स एंड रेगुलेशंस की बात करी गई है। फाइन्स जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में है, ये बोला गया है कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी में से 3% से ज़्यादा उसकी जो वेजेस हैं उससे तो तुम फाइन से कलेक्ट नहीं कर सकते, है ना। मान लो अगर वो 1,000 रुपये कमा रहा है, सो 3 रुपये से ज़्यादा का तुम उससे फाइन नहीं ले सकते। तो अगर वो 10,000 रुपये कमा रहा है तो 300 रुपये, ठीक है। सो 3% से ज़्यादा उससे फाइन ले सकते, और 15 साल से कम के बच्चे से तुम फाइन नहीं लोगे। एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स और बियॉन्ड 60 days। ऐसा नहीं कि तुमने EMI बनवा दी है उसके फ़ाइन की, उसके ऊपर 1,000 रुपये का फ़ाइन डला और तुमने बोला कि अच्छा 1,000 रुपये तू एक महीने में नहीं दे सकता, तो हम तेरी 10 महीने की EMI बनाते हैं, 100 रुपये तू हर महीने देना। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज एनी फाइन कैन नॉट बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स एंड बियॉन्ड 60 days, यानी 2 महीने का टाइम है। जो भी उसके ऊपर फाइन लगा हुआ है 2 महीने के अंदर रिकवर कर लो, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। एंड फाइन अमाउंट्स एंड रिकवरीज मस्ट बी रिकॉर्डेड रजिस्टर में लिखना है यार, जो भी तुमने फाइन उससे रिकवर किया है। एंड कलेक्टेड फाइन्स मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर पर्पसेस। हाँ, बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय, जो भी फाइन तुमने इकट्ठा किया है वो एक फंड में जाके जमा होता है, और उस पैसे से जो एम्प्लॉयज़ की जो वेलफेयर स्कीम्स है वहाँ वहीं पे तुम्हें पैसा खर्च करना है। अथॉरिटी टू हेयर वेज क्लेम्स, सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एनी ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करती है, और वही डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है कि किस बात को, किन टॉपिक्स को लेके कोई भी वेज रिलेटेड अगर इश्यूज़ आते हैं। सो कौन हो सकता है? कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन। ये नाम याद रख लेना, बिकॉज ये इसमें भी और एक आध एक्ट्स में और भी ये रहता है लाइक डिसाइडिंग अथॉरिटी, ठीक है। सो कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर भी रहता है, लाइक रीजनल और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, लेकिन विद एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। 2 years ऑफ एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, बिकॉज चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वहाँ पे 2 years का एक्सपीरियंस मैटर करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी हो सकता है किसी भी लेबर कोर्ट का या फिर किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर फॉर्म होती है ना। कोई भी मैटर अगर जो होता है वो अगर एडजुडिकेशन के लिए चला गया तो वहाँ पे या तो लेबर कोर्ट में जाएगा, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएगा, या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएगा, ठीक है। सो उस केस में वहाँ पे उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकता है, या फिर कोई भी क्वालिफाइड एज अ सिविल कोर्ट जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। टाइम लिमिट क्या है? क्लेम मस्ट बी फाइल्ड विद इन 12 months। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ऐसा नहीं कि आज किसी एम्प्लॉय की जो है 5% सैलरी कट गई, वो 1,000 रुपये कमाता था, उसके मान लो 100 रुपये काट दिए, तो 3% ऑफ वेजेस का क्लॉज था ना कि 3% से ज़्यादा तुम काट नहीं सकते, लेकिन तुमने उसके 100 रुपये काट दिए, यानी 10% काट दिया। तो उस केस में उसके पास 12 months का टाइम है, लाइक नेक्स्ट 1 year के अंडर वो कभी भी क्लेम कर सकता है। किसके पास? ये सारी जो अथॉरिटीज़ ऊपर दी गई हैं। कौन कौन अथॉरिटीज़ दी गई हैं? कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर लाइक रीजनल असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में। सो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, दिस एक्ट इंश्योर्स वर्कर्स मिनिमम, नाम से पता चल रहा है भाई, मिनिमम वेजेस है ना। एक मिनिमम वेजेस डिसाइड करती है गवर्नमेंट। वो रहता है कि इससे कम तुम उसे सैलरी किसी भी हालत में नहीं दोगे। एंड ये बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, दोनों के हाथ में पावर है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है? नहीं, दोनों के हाथ में पावर है। दे कैन फिक्स, रिवाइज एंड रिव्यू मिनिमम वेजेस रेट्स फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। ये टर्म याद रखना है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स किस में बोला गया है? शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट जो हैं, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग मिनिमम वेजेस जो हैं डिफाइंड है। सो डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बोला गया कि कोई भी बंदा जो हायर और रिवॉर्ड के इसमें काम कर रहा है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल और क्लरिकल वर्क जो कर रहा है, किसी भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है। मिनिमम वेजेस एक्ट में ये टर्म ध्यान रखना, ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे डिफाइंड है ना। मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ कहीं पे दिया होगा शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, तो आप दोनों को इसको मैच कर देना है। सो इट इंक्लूड्स आउट वर्कर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना है। मिनिमम वेजेस एक्ट में जो है आउट वर्कर्स कौन होते हैं? लाइक हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, लाइक वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, सो वो आउट वर्कर्स हैं। सो वो भी इंक्लूडेड होते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट में। चाइल्ड की डेफिनेशन में बिलो 14 years, एडोल्सेंट 14 to 18 years एंड एडल्ट 18+। फैक्ट्री एक्ट में थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज चाइल्ड वहाँ पे 15 years से कम वालों को चाइल्ड बुलाते हैं, यहाँ पे 14 years है। टू होल ऑफ इंडिया अप्लाइड है। बेसिस फॉर वेज फिक्सेशन, सो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस आर डिटरमाइंड कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। एक नंबर होता है जो बनाया जाता है, और इसी के हिसाब से जो है मिनिमम वेजेस जो होती हैं चेंज की जाती हैं, ठीक है। सो किसके बेसिस पे? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, है ना। तो उनका रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जीने का जो खर्चा है वो एक नंबर निकाला आता है, उसी के हिसाब से उसी एक पर्टिकुलर रेशियो में वो उनकी मिनिमम वेजेस इंक्रीज़ करी जाती है। और ये कौन डिसाइड करता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर।
इसके लिए पूरी कमेटी बनती है, और वो कमेटी पूरी सारी चीज़ें डिसाइड करती है, जज करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद ही वो नंबर बताती है जिस बेसिस पे इनकी मिनिमम वेजेस बढ़ाई जाएगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, लाइक रेलवे, माइंस, मेजर पोर्ट्स या कॉर्पोरेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट फॉर अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, ईजी है। सो फिक्सेशन करने का तरीका है रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस का, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मस्ट फिक्स वेज रेट्स एंड रिव्यू देम पीरियडिकली, नॉट एक्सटेंडिंग 5 years, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने बोला था कि मिनिमम वेजेस बनाने की पावर किसके हाथ में है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में है। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में वो तो फिक्स वेज रेट तो करेगी वो, कि मिनिमम वेज रेट क्या है। और दूसरा, ऐसा नहीं कि आज 2025 में उसने वेज रेट बना दिया, उसके बाद वो 2050 तक वही रेट चल रहा है, नहीं। मैक्सिमम 5 years का टाइम दिया गया है भैया, 5 साल मैक्सिमम, उसके अंडर ही में तुम्हें क्या करना है कि उसको रिवाइज भी करना है। सो टाइप्स ऑफ मिनिमम वेज रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर भी पेपर में आया था EPFO EOU एग्जाम में, कि गवर्नमेंट इनमें से कौन कौन से रेट जो है बताती है, ठीक है। सो 3 रेट जो थे वो गवर्नमेंट बताती थी, और एक जो ऑप्शन था वो नहीं बनाती थी। तो ये चारों आपको याद होनी चाहिए। मिनिमम टाइम रेट, ये टाइम वर्क के लिए है, कि कोई बंदा 8 घंटे काम कर रहा है और उसको उस घंटे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, कि भैया आपको 8 घंटे हर दिन काम करना है, महीने में आपकी सैलरी 12,000 रुपये रहने वाली है। सो उसका टाइम बेसिस है, तो उसको मिनिमम टाइम रेट कहते हैं। मिनिमम पीस रेट, कोई बंदा शू फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको बोला जा रहा है कि भैया तुम्हें हर दिन में कम से कम 100 जोड़ी जूते बनाने हैं और महीने में तुम्हें 12,000 रुपये मिल जाएंगे। तो उसका टाइम के हिसाब से नहीं है, अगर वो 100 जोड़ी जूते 4 घंटे में बना रहा है और घर चले जा रहा है तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो मिनिमम पीस रेट पर पीस के हिसाब से, तो वो भी कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गारंटीड टाइम रेट, सो मिनिमम वेजेस ऑन टाइम बेसिस फॉर पीस वर्कर्स, ठीक है। ये गारंटीड टाइम रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो लोग मिनिमम पीस रेट में काम कर रहे हैं ना, जो पीस रेट काम कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि वो लोग काम इतना, लाइक उनका 100 जोड़ी का काम नहीं है, 100 जोड़ी शूज़ बनाने का काम नहीं है, उनका 10 जोड़ी का ही है, 15 जोड़ी का ही है, लेकिन उसके हिसाब से जो पीस रेट के हिसाब से जब उनका वेजेस कैलकुलेट की गई, मिनिमम वेजेस, तो वो काफ़ी कम आ रही थी, है ना। अगर उतना ही टाइम लाइक 8 hours काम करके किसी, कोई लेबर है, वो जो काम कर रहा है पीस रेट के हिसाब से, वो उसको वो काम करने में 8 घंटे लग जा रहे हैं, है ना। लेकिन पीस रेट के हिसाब से उसकी वेजेस 200 हो रही है, और टाइम रेट के हिसाब से उसकी वेजेस 300 हो रही है। और जो मिनिमम टाइम रेट है, लाइक जो वहाँ पे मिनिमम वेजेस है वो 300 रुपये हैं, तो उसको 200 नहीं मिलेंगे, 300 रुपये मिलेंगे, है ना। तो गारंटेड टाइम रेट कहते हैं कि इवन दो इफ़ इज़ वर्किंग ऑन अ पीस रेट, स्टिल ही इज़ एलिजिबल फॉर द मिनिमम वेज ऑन द टाइम रेट बेसिस, ठीक है। सो उसे कहते हैं गारंटेड टाइम रेट। एंड मिनिमम ओवर टाइम रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये टाइम रेट हो या पीस रेट हो, किसी में भी काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो ओवर टाइम काम कर रहा है तो उसके पैसे उसको मिलेंगे। डिफरेंट कैटेगरीज फॉर वेज फिक्सेशन, रेट्स में भी स्पेसिफाइड फॉर किस किस के लिए। अब मिनिमम वेजेस हमने बोल दिया, वैसा तो है नहीं कि क्योंकि स्टील इंडस्ट्री है, अब स्टील इंडस्ट्री के लिए उसने बोल दिया कि भैया वेज रहेंगी मिनिमम 500 रुपीज़ पर डे। अब पूरी इंडिया में जितनी भी स्टील फैक्ट्री है, सब जगह तो ये एक्ट लग नहीं सकता, है ना, बिकॉज कुछ सिटीज़ में भी होंगी, कुछ एकदम विलेज एरियाज़ में भी होंगी, बिकॉज कॉस्ट ऑफ जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो हर जगह का अलग अलग है। सो काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, उसके बाद ही जो मिनिमम वेज है वो बनाई जाती है, ठीक है। सो कैसे रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, जितनी भी अलग अलग कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स में आती हैं, उसके हिसाब से अलग अलग मिनिमम वेज हो सकती हैं। डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क इन द सेम एम्प्लॉयमेंट लाइक कोई स्टील इंडस्ट्री है, उसी के अंदर अगर कोई मशीन में काम कर रहा है, कोई क्लरिकल काम कर रहा है, या फिर कोई बैक में काम कर रहा है, बैक डोर में कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा है, सो उन सब के लिए अलग अलग क्या हो सकती है? मिनिमम वेज हो सकती है। एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस एंड अप्रेंटिसेस, इनके लिए भी अलग अलग हो सकती है मिनिमम वेज, है ना। एंड वेरियस लोकेलिटीज़ के लिए भी हो सकती हैं। वेज पीरियड वेरिएंट्स क्या हो सकते हैं कि आवरली भी मिल सकता है। मिनिमम वेज कैसे कैसे फिक्स हो सकते हैं? या तो आवरली बेसिस में फिक्स होते हैं, डेली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, एंड अदर लार्जर वेज पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड, सो इट डिपेंड्स। एंड नॉन इंक्लूजन, वेज कैलकुलेशन में इनमें से क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? वेजेस डू नॉट कवर द फॉलोइंग लाइक हाउस एकोमोडेशन, मेडिकल केयर, वाटर, लाइट और अदर अम्यूनिटीज एक्सक्लूडेड बाय नोटिफिकेशन। पीएफ और पेंशन का कंट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं है। ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं होगा। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस भी नहीं होगा। ग्रेचुइटी तो यार जब जॉब छोड़ेगा उसके बाद ही मिलती है, तो ये तो किसी भी एक्ट में इंक्लूड नहीं होती है, सो इसमें भी नहीं होगी। स्ट्रक्चर ऑफ मिनिमम वेज रेट्स, सो वेज रेट में कंसिस्ट ऑफ क्या होता है भैया? वेज रेट में क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें? या तो बेसिक वेज होगी प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एडजस्टेड पीरियडिकली, इसको डीए बोलते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जो बोलता है इसको डीएनएस अलाउंस कहते हैं, जो हर साल जो महंगाई, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता हिंदी में, है ना।
सो बेसिक वेज तो उसकी रहेगी। उसके अलावा जिस हिसाब से हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसी 1% उसको हर साल इंक्रीज उसकी बेसिक वेज में होगा। सो वेज रेट्स में क्या हो सकता है, बेसिक वेज पे कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस, या फिर बेसिक वेज विद और विदाउट डीए प्लस कंसेशंस ऑन एसेंशियल गुड्स। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं लाइक वो क्या कहती हैं कि वो एक बेसिक सैलरी तो दे रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हम उसके अलावा तुम्हें खाने पीने का जो भी राशन है ये है सब हम प्रोवाइड करेंगे। सो वो अगर दे रहा है तो उसके कंसेशंस भी इंक्लूड होंगे। या फिर एन इंक्लूड ऑल इंक्लूसिव कंपोजिट वेज, या फिर तीनों को इंक्लूड कर दिया, लाइक बेसिक वेज भी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी है और कंसेशंस भी है उसमें। अब वेज फिक्सेशन हमने बोल दिया कि हर 5 साल में करना ही है, लेकिन तरीका क्या होगा, गवर्नमेंट के पास में दो तरीके हैं, या तो वो कमिटी मेथड या फिर नोटिफिकेशन मेथड। कमिटी मेथड में क्या होगा कि इट अपॉइंट्स अ नंबर ऑफ कमिटीज़ फॉर इंक्वायरी एंड एडवाइस। ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या करेगी कि कुछ कमिटीज़ बनाएंगी जिनका ये काम होगा कि वो जाके मतलब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग पूरी स्टडी करेगी, उनके वेज रेट्स हर चीज़ डिसाइड करेगी और उसके बेसिस में बताएगी कि इतने इनका बढ़ना चाहिए। सो आफ्टर कंसिडरिंग कमिटी एडवाइस एंड रिप्रेजेंटेशंस, तो कमिटी उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट करेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, एंड फिर गवर्नमेंट जो है नोटिफाइज फाइनल वेज रेट्स इन गैजेट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज दीज टेक 3 months फ्रॉम नोटिफिकेशन डेट। सो गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगी उसके 3 months के बाद क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा वो जो मिनिमम वेज रेट है। एंड इफ रिवीजन इज थ्रू नोटिफिकेशन मैटर, कंसल्टेशन विद एडवाइजरी बोर्ड इज मैंडेटरी। कमिटी मैटर है तो उसमें तो यार कमिटी तुम लोग खुद गठित कर रहे हो, ठीक है, और उनकी एडवाइस मांग रहे हो तो एडवाइजरी बोर्ड का इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर नोटिफिकेशन मेथड में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सीधे ही नोटिफिकेशन डाल देती है, प्रपोजल डाल देती है कि हम लोग ऐसे ऐसे इसमें चेंज करने वाले हैं। और अगर आप लोग को जितने भी उसके जो इफेक्टेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक उसने अगर कॉपर लाइक कोर इंडस्ट्री को लेके कुछ भी बना दिया, ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग जो भी ऑब्जेक्शंस है वो मांग लेगी, और उसके लिए 2 months का टाइम होता है कि जब भी उसने नोटिफिकेशन निकाला है, सो 2 months के अंडर जो रिलेवेंट अफेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने ऑब्जेक्शंस भेज सकती है कि सर यार ये नहीं, ये होना चाहिए, ये वाले क्लॉज की जगह में आप ये करो, इस तरह के ऑब्जेक्शन भेज सकती है। और ये कोई बाइंडिंग ऑब्जेक्शंस नहीं है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो इनमें से किनको कंसिडर करना चाहती है, किनको नहीं करना चाहती। लेकिन अगर रिवीजन का नोटिफिकेशन मेथड के थ्रू हो रहा है, सो एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। एंड कमिटीज, सब कमिटीज़ एंड एडवाइजरी बोर्ड्स होते हैं, सो कंपोज्ड ऑफ क्या होता है इनमें, भाई एम्प्लॉयज़ भी होंगे, एम्प्लॉयज़ भी होंगे, प्लस इंडिपेंडेंट मेंबर्स नॉट एक्सिंग 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी कमिटीज़, सब कमिटीज़ और एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पे जो बनती हैं उसमें भाई इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ होंगे, साथ में इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, एंड वन इंडिपेंडेंट member will be appointed as chairman, and central advisory committee has similar composition and structure. Mode of payment क्या होगा, in cash unless notified by the government in official gazette. Essential commodities may be supplied at concessional rates if notified, ऊपर ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रजिस्टर मेंटेन करने की, ठीक है। इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट कंसिडर्ड पब्लिक सर्वेंट्स एंड दे हैव द अथॉरिटी टू एंटर वर्क प्लेसेस। पता है यार, वो आ सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हैं, सारी पावर हर एक्ट में इंस्पेक्टर के पास रहती है। क्लेम्स अथॉरिटी में हेयर क्लेम्स राइजिंग फ्रॉम, ठीक है। अब भैया कोई भी अगर क्लेम्स हो रहे हैं, कोई बंदा अगर खुश नहीं है किसी डिसीजन से, सो वो अगर डाल रहा है, सो वो किस तरीके के क्लेम पुट कर सकता है आगे, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस बिलो मिनिमम रेट, ठीक है, उसकी मिनिमम रेट उस जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे 200 रुपये है और उसको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए क्लेम कर सकता है आगे कि मुझे मिनिमम रेट से नीचे कम मिल रहे हैं। एंड फेलियर टू पे फॉर रेस्ट डेज, वर्क ऑन रेस्ट डेज, छुट्टी के दिन उससे काम करवाया, उसके पैसे उसको नहीं दिए। नॉन पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम काम करवा रहे हो, डबल रेट से तुम्हें करवाना ही करवाना है और वो पैसे तुम उसको पे नहीं कर रहे हो। सो वन कलेक्टिव एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉयर्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 100 लोग वहाँ पे, 100 लोगों के साथ वहाँ पे उनकी सैलरी जो है उनको मिनिमम रेट से कम दी है और हर किसी को अलग अलग अप्लाई करना है ना, वो सारी की सारी कलेक्टिव एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। सो पेनल्टीज़ क्या है कि अगर मिनिमम वेज रेट से नीचे अगर किसी को पे करते हैं, सो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड फाइन अप टू 500 ऑफ बोथ। ये ध्यान रखने वाली बात है, 6 months तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन अप टू 500 ऑफ बोथ। एंड फॉर वायलेटिंग रूल्स ऑर्डर्स वेयर नो अदर पार्टी स्पेसिफाइड, फाइन अप टू 500। डिफेंस फॉर एम्प्लॉयर्स, सो एम्प्लॉयर्स में अवॉइड पेनाल्टी इफ दे प्रूव ड्यू डिलिजेंस फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। ये दिया गया है कि एम्प्लॉयर जो वहाँ पे है, ठीक है, लाइक उसको ऑक्यूपायर है, कोई भी बंदा है, वो कह सकता है कि यार आई वॉज नॉट एट दैट टाइम, जिस टाइम पे गलती भी मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सो वहाँ पे क्या होगा, अगर ये चीज़ वो प्रूव कर देता है कि उसके नॉलेज के बिना, उसकी कंसेंट के बिना ये सब कुछ हुआ है, सो उसकी जो लाइबिलिटी है वो
अदर पर्सन पे ट्रांसफ़र हो सकती है, बस उसको उस अदर पर्सन को कोर्ट में लेके आना पड़ेगा और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्फ्लिक्ट. And contracting out any agreement reducing or stripping minimum wages right is void to the extent of reduction even if signed willingly by the employee. इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग आउट. ठीक है, ऐसा नहीं कि कल के दिन एम्प्लॉयर ही आके कह रहा है कोर्ट में उसने मिनिमम वेज से नीचे सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉइज़ को और कोर्ट में केस चला गया और वो कह रहा है कि ये देखो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ इसने साइन किया हुआ है कि 300 रुपये का मिनिमम वेज रहता है कि मेरे को 200 रुपये ही सैलरी चाहिए, उसने साइन किया हुआ है. वो कह रहा है देखो इसने तो खुद बोला मुझे 200 तो नहीं, वो वैलिड नहीं माना जाएगा. एक्सटेंशन ऑफ स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट. सो गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है कि वो किसी भी इंडस्ट्री को स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में मान सकती है बाय आफ्टर अ मिनिमम 3 मंथ्स नोटिफिकेशन. ठीक है, कितने मंथ्स का नोटिफिकेशन? 3 मंथ्स का नोटिफिकेशन देके वो किसी भी इंडस्ट्री को स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स में डाल सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसाइट. सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंप्लीमेंटिंग द एक्ट. सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ बिग ब्रदर एडवाइस करेगी एंड रूल्स टू बी प्रेजेंट इन पार्लियामेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनी रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर 30 days. विद इन 30 days आपको क्या होगा कि वो जो रूल्स हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल्स बना रही है तो विद इन 30 days उसको पार्लियामेंट में उन रूल्स को पुट अप करना पड़ेगा. Industrial Employment Standing Orders Act 1946. So this act mandates that employers in industrial establishment formally define the conditions of employment for their workers. सिंपल सी बात है कि एम्प्लॉयर्स को ये डिफाइन करना है कि उनके वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि उनकी कंडीशंस क्या है काम करने की. लाइक उनका नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, कितने घंटे उनके काम रहेंगे, छुट्टी कब रहेगी, है ना, उनकी बोनस सेटलमेंट किस तरीके से रहेगा, उनकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी की सारी वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर एक उसमें लिखी जाएंगी और वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उस इंडस्ट्री के एक विजिबल प्लेस में चिपकाया जाएगा. सो एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस एक्ट में. मोर देन 100 वर्कमैन जहाँ पे भी है वहाँ पे ये जो एक्ट है ये लागू हो जाएगा. सो मोर देन 100 वर्कमैन. ठीक है, सो दोज हु हैड 100 और मोर एनी डे इन दी प्रीवियस ईयर ऑल्सो. सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एक्सटेंड. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ पे पावर है, अगर वो चाहे तो 100 से कम एम्प्लॉयज़ भी कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट को लागू कर सकती है. नॉर्मल केस में 100 या फिर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़. डेफिनेशन की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट्स की यहाँ पे क्या बात करेंगे, रिफर्स एस्टेब्लिशमेंट डेट फॉल अंडर. ठीक है, सो जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है 1936, वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पे जो भी कंपनीज आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स आती हैं, वो भी यहाँ पे इस एक्ट के अंदर एस्टेब्लिशमेंट्स मानी जाएंगी. फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर जो भी फैक्ट्रीज आती हैं, इंडियन रेलवे एक्ट 1890 के अंदर जो भी रेलवे है. ठीक है, एंड एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर ऑफ कंट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ वर्कमैन टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ भी. So standing order, these are the rules of employment for workers covering areas. So मैंने बोला था बहुत सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, सो ये सारी सारी थी. लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, वर्किंग आवर्स, लीव एंटाइटलमेंट, वेजेस, मिसकंडक्ट एंड डिसिप्लिनरी रूल्स एंड टर्मिनेशंस एंड प्रोसीजर्स. इन सब के रिगार्डिंग जो भी वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स पर लिखे होने चाहिए. अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स एम्प्लॉय ने लिख के दे दिया, एम्प्लॉयर से मान लिया, सिर्फ इतना होगा क्या? नहीं, उनको सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा. एम्प्लॉयर के जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसकी इस्टेब्लिशमेंट को लेके उनका सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है. सो सर्टिफाइड कौन करेगा इसमें? सर्टिफाइंग ऑफिसर. सो ये पे ध्यान रखना है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में कौन होता है? सर्टिफाइंग ऑफिसर. लाइक ट्रेड यूनियन एक्ट में जो रजिस्ट्रार होता है वैसे ही स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में सर्टिफाइंग ऑफिसर होता है. सो हर एम्प्लॉयर को क्या होगा कि 5 ड्राफ्ट कॉपीज़. ठीक है, सो जब भी विद इन 6 मंथ्स उसको विद इन 6 मंथ जब भी उसके वहाँ पे ये एक्ट लग गया, लाइक उसकी वहाँ पे जिस तारीख को 100 वर्कमैन पूरे हो गए उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंडर, ठीक है ना, जिस तारीख को उसके वहाँ 100 वर्कमैन्स पूरे हो गए उसके 6 मंथ्स के अंदर उसको 5 कॉपीज़, 6 5 ऐसे करके याद कर लो, 6 मंथ्स के अंदर 5 कॉपीज़ उसको किसकी? अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स की सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजनी पड़ेगी, जो नॉर्मली लेबर कमिश्नर या फिर रीजनल लेबर कमिश्नर होता है या फिर कोई भी अपॉइंटेड ऑफिसर. और सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा? उनको सर्टिफाइड करेगा. सो सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है? सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास कॉपीज़ आ गई 5, अब वो सीधे पढ़ेगा और सर्टिफाई कर देगा? नहीं, क्योंकि वो तो एम्प्लॉयर ने भेजी हुई है ना, तो उसको बिकॉज वो जो जितने भी उसमें रेगुलेशंस है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर लागू होने वाले हैं. सो सर्टिफाइंग ऑफिसर का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनसे क्या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं, लाइक वो भी इसको मानते हैं, लाइक दे आर हैप्पी. बिकॉज अगर वो नहीं होंगे तो कल के दिन फिर वो डिस्प्यूट होगा, वो डिस्प्यूट फिर आगे जाके बढ़ेगा फिर, है ना. तो वो चीज़ को रोकने के लिए
जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट क्या है? जो एम्प्लॉयर ने भेजे हुए सर्टिफाइंग ऑफिसर को। सो वो सर्टिफाइंग ऑफिसर किन को भेजता है? ट्रेड यूनियंस को और वर्कर्स को भेजता है और बोलता है कि 15 दिन का टाइम तुम्हारे पास है, 15 डेज के अंदर अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शन इसके अंदर लगता है तो इसको तुम मेरे पास वापस भेजो। उसके बाद हेयरिंग होती है, कोई ऑब्जेक्शन अगर आए तो एम्प्लॉयर ऑफ वर्कमैन को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी अपनी बात रखने की। और उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर का डिसीजन होता है, इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, वो या तो उसमें मॉडिफिकेशन करे या फिर ना करे। और सर्टिफिकेशन होने के बाद लाइक जब वो फाइनल ऑर्डर देता है, और उसके बाद वो जो कॉपीज़ है वो किसको भेजता है? एम्प्लॉयर को भी भेजता है और वर्कमेंस लाइक ट्रेड यूनियंस को भी भेजता है। और विद इन 7 डेज, भेजने के विद इन 7 डेज में वो जो एक्ट है ये क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। समझ में आ गया? सो हमने क्या पढ़ा इसमें? जब भी ये एक्ट किसी इस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई होता है, विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एप्लीकेबिलिटी 5 कॉपीज़ एम्प्लॉयर को भेजनी पड़ेंगी सर्टिफाइड ऑफिसर को। ठीक है, सर्टिफाइड ऑफिसर को। उसके बाद वो कॉपीज़ को ट्रेड यूनियंस या फिर वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा और बोलेगा 15 डेज़ का टाइम आपके पास है कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन या फिर ऑब्जेक्शंस दो। उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर दोनों को अपॉर्चुनिटी देगा अपनी बात रखने का, और उसके बाद वो क्या करेगा? उसमें मॉडिफाई करके या फिर ना करके वो फाइनल उसको सर्टिफाई करेगा स्टैंडिंग ऑर्डर को। और विद इन 7 डेज वो डिस्पैच करेगा एम्प्लॉयर और वर्कमेंस के रिप्रेजेंटेटिव को। और विद इन 7 डेज क्या हो जाएगा? ये एक्ट क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। उसके बाद 30 डेज का टाइम होता है अपील का। ठीक है, अब उसने लागू कर दिया। अब लाइक एम्प्लॉयर या फिर वर्कमैन उनमें से कोई भी अगर डिससेटिस्फाइड है सर्टिफाइंग ऑफिसर के डिसीजंस के रिगार्डिंग, सो विद इन 30 डेज, 1 महीने के अंदर वो क्या करेगा? ठीक है, ये लागू नहीं होगा, सॉरी, मैंने अभी ऊपर बोला कि सर्टिफिकेशन के 7 डेज के अंदर लागू हो जाएगा, ये 7 डेज के अंदर लागू नहीं होता है, सॉरी। ये 7 डेज के अंदर उसको डिस्पैच करना पड़ता है। द फाइनल ऑर्डर इज इशूड एंड अ कॉपी ऑफ द सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर इज सेंट विद इन 7 डेज। ठीक है, सो सर्टिफाइंग ऑफिसर को 7 दिन के अंदर वो कॉपीज़ जो है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के पास भेजनी पड़ती है। उसके बाद 30 डेज का टाइम होता है एम्प्लॉय के पास कि अपील करने का। द अपीलेट अथॉरिटी डिसीजन इज़ फाइनल एंड कॉपीज़ मस्ट बी सेंट टू ऑल पार्टीज विद इन 7 डेज। ठीक है, सो ये 7 डेज का टाइम यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी 7 डेज का टाइम है। सो विद इन 30 डेज कोई भी जो एग्रीड पार्टी है वो अप्लाई कर सकती है क्लेम के लिए। और उसके बाद जो अपीलेट अथॉरिटी है अगर उसने डिसीजन दे दिया है, सो उसकी जब कॉपीज उसने भेज दी है उसके 7 डेज के अंदर क्या होगा? वो लागू हो जाएगा। डेट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? 30 डेज आफ्टर कॉपीज आर डिस्पैच्ड एंड 7 डेज आफ्टर अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर। सो दोनों केस में समझ लो, पहले वाले केस में जब सर्टिफाइंग ऑफिसर ने 7 डेज के अंदर उसको डिस्पैच करना होता है ना, हमने बोला 7 डेज के अंदर उसको डिस्पैच करनी होती है स्टैंडिंग ऑर्डर्स की कॉपी एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन को, और 30 डेज का टाइम होता है उनके पास अपील करने का। सो नॉर्मल सी बात है, अगर 30 दिन का टाइम यहाँ पे बोला गया है, अगर 30 दिन के अंदर उन्होंने अपील नहीं करी, मतलब बोथ आर सेटिस्फाइड और ये एक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, लागू हो जाएगा, इन्फोर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर उन्होंने अपील कर दी, फिर ये अपीलेट अथॉरिटी के पास केस चला गया, उन्होंने भी 7 डेज के अंदर इसकी डिसीजन को डिस्पैच कर दिया, है ना। सो क्योंकि इनका जो डिसीजन है वो तो बाइंडिंग है, इसके ऊपर तो वो अपील नहीं कर सकते। सो 7 डेज का टाइम होता है अपीलेट अथॉरिटी का। ठीक है, यानी अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर पास करने के 7 डेज के अंदर क्या हो जाएगा? एक्ट लागू हो जाएगा। और सर्टिफाइंग ऑफिसर का 30 डेज होता है। और स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वो 6 मंथ्स के अंदर ही मॉडिफाई हो सकता है। लाइक अगर आज मॉडिफाई हुआ है तो ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद दोबारा मॉडिफाई हो जाएगा, एटलीस्ट 2 मॉडिफिकेशंस के बीच में 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस की बात करी गई है। लाइक कोई भी वर्कमैन अगर सस्पेंड होता है और है ना किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, और उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, सो शुरुआत के 3 महीने के लिए उसको 50% ऑफ वेजेस प्रोवाइड करी जाएंगी। और ये बोला गया है कि यार जल्दी से जल्दी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर तुम उसका जो भी डिसीजन है उसको दे दो, अगर उसकी गलती है नहीं है। सो उस 3 महीने के दौरान उसको 50% ऑफ वेजेस दोगे, और 3 महीने से लाइक उसके ऊपर अगर इंक्वायरी जाती है तो 75% ऑफ वेजेस, है ना, अनलेस डिले कॉज बाय वर्कर्स कंडक्ट, अगर वर्कर की कोई गलती नहीं है तो उस केस में लाइक 3 महीने के बाद उसको 75% ऑफ वेजेस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जो सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी है उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। ठीक है, एंड सिंपल पेंडिंग सर्टिफिकेशन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई एक्सेप्ट इन एस्टैब्लिशमेंट वेदर स्टेट गवर्नमेंट इज गुजरात और महाराष्ट्र। ये पहले था, अभी एक बार चेक कर लेना कि ये एक्टिव है या नहीं है। एंड पेनल्टीज फेलियर टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स और अनऑथराइज मॉडिफिकेशन फाइन अप टू 5,000। ठीक है,
अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट के लाइक वहाँ पे 150 लोग काम कर रहे हैं, उसने अपने ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास नहीं भेजे हैं, सो उस केस में 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। दोबारा वो सेम ऑफेंस करे तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से होगा। वायलेशन ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए, लेकिन एम्प्लॉयर उसको क्या क्या लगातार तोड़ रहा है, सो फाइन अप टू 100 इंक्रीजिंग टू 25 पर डे, 100 रुपये तक का फाइन और 25 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ेगा। और ऑफेंस को कौन कर सकता है? ओनली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कैन ट्राई ऑफेंस, ये याद रख लेना। सो डिस्प्यूट रिगार्डिंग एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन में भी रिफर टू लेबर कोड्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में क्या होता है कि कोई भी अगर स्टैंडिंग ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन को लेके कोई दिक्कत अगर आती है, कोई कन्फ्यूज़न अगर क्रिएट होता है ना, सो वो कन्फ्यूज़न सॉर्ट आउट कौन करेगा? लेबर कोर्ट सेट आउट करेगी, और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल बाइंडिंग होगा। सो एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू किसको नहीं है? फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल्स, सिविल सर्विस रूल्स, जहाँ पे इस तरीके के रूल्स लगते हैं ना। रेलवे के अपने कुछ कोड एंड कंडक्ट्स हैं, डिफेंस के अपने रूल्स हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है स्टैंडिंग और एक्ट नहीं लगेगा। मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स, क्या क्या मैटर्स होने चाहिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स में? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, किस तरीके के वर्कर्स वहाँ काम करें, लाइक परमानेंट वर्कर्स, टेम्प्रेरी, अप्रेंटिस, प्रोबेशनल, बदली, वर्किंग आवर्स, शिफ्ट वर्क, attendance and late coming rules also, leave procedures and authority, entry restrictions and search policies, temporary stoppage, closure rights and obligations, employment termination notice, misconduct definitions and disciplinary proceedings, redressal mechanism for unfair employer conduct, any other prescribed matter। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टैंडिंग ऑर्डर में डिस्क्राइब होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सो पहले क्या था कि ऐसा जो 1947 से पहले भी अगर इंडस्ट्रीज़ में कोई डिस्प्यूट होते होंगे तो किसी न किसी एक्ट के थ्रू तो वो सॉर्ट आउट होते होंगे। सो उससे पहले क्या था? वर्कमैन्स डिस्प्यूट एक्ट 1860, ठीक है। फिर आया ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 एंड देन रूल 81A ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स। सो ये 2-3 जो रूल्स हैं, इन्हीं के मेन फ्रेम्स को लेके हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को ऑपरेट किया था, एंड दैट केम इनटू ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1947, एक्सटेंडिंग अक्रॉस द होल ऑफ इंडिया। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या गवर्न करता है? इट गवर्न्स लाइक लॉ कंसर्निंग ट्रेड यूनियंस एज वेल एज इंडिविजुअल वर्कमैन ऑल्सो एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री। ट्रेड यूनियंस तो है ही है, क्या ही उसके साथ साथ इंडिविजुअल वर्कमैन, और उसके कुछ कंडीशंस हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर एक सिंगल वर्कमैन, एक अकेले बंदे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्या वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये हम आगे इसको क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए तो ट्रेड यूनियन आवाज़ उठाएगा, सो वो तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। लेकिन कोई सिंगल वर्कमैन है, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है, सो उसको क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में है कि इट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस। हाँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसको बनाएंगे? कोई एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। अब हमने पढ़ा था ना कि इंडिविजुअल वर्कमैन को भी क्या हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मांगेंगे? हाँ, मान सकते हैं इफ़ एनी एम्प्लॉयर जो है वो किसी बंदे को डिस्चार्ज, डिसमिस, रीट्रेंचेस और अदरवाइज टर्मिनेट्स द सर्विसेज ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन। कोई भी एम्प्लॉयर जो है किसी वर्कमैन को डिस्चार्ज कर देता है, उसको डिसमिस कर देता है, उसको रीट्रेंच करता है ना, या फिर उसको टर्मिनेट कर देता है, तो उस केस में उस इंडिविजुअल वर्कमैन का जो इशू होगा उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जा सकता है, irrespective of whether any other workman or union is involved. It doesn't matter whether he is associated with any union or not, है ना। So if he was dismissed, discharged, retrenched or terminated by his employer, he can file an industrial dispute. It will be considered under the industrial dispute. Definition of industry में क्या आता है कि कोई भी सिस्टमैटिक एक्टिविटी जो कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में कैसे चल रही है, जहाँ पे किसी भी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एप्लीकेबिलिटी हमने बोल दिया कि ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट कैरिंग ऑन ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज विदाउट एनी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड। इट डजंट मैटर वहाँ पे 5 लोग काम करें, 10 लोग काम करें, 20, 100, 50, 1000, नो मिनिमम नंबर ऑफ वर्कमैन्स considered, allowed, है ना। applicability, it is applied to all the industrial establishments. It doesn't matter how many workmen are employed there, and applied to every person employed for hire and reward. Not covered, इसमें कौन लोग कवर्ड नहीं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कुछ लोग कवर्ड नहीं होते हैं, है ना। वर्कमैन सारे हमने बोल दिया कि सारे के सारे कवर होंगे, कोई मिनिमम नंबर नहीं है, बट कुछ लोग कवर नहीं होंगे, लाइक मैनेजर्स,
कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में कोई काम कर रहा है तो वो लोग कवर नहीं होगा इसके अंदर। या फिर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में होता है ना कि बहुत सारे वर्कमैन से लेबर है, उनका एक सुपरवाइज़र होता है, तो वो जो सुपरवाइज़र है अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है और वो मैनेजरियल फंक्शंस कर रहा है, सुपरवाइजरी वर्क कर रहा है, सो वो इंक्लूड नहीं होगा। सुपरवाइजरी वर्क भी इंक्लूड होता है, बट द कंडीशन इज़ उसकी सैलरी 10,000 से कम होनी चाहिए। और ये जो न्यू लेबर कोड है उसमें ये 18,000 कर दिया गया है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको फिर भी अभी बता दे रहा हूँ। फिलहाल 10,000 है इस सेट के अकॉर्डिंग। आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी एक्ट, एम्प्लॉयड इन पुलिस एक्ट एज एन ऑफिस एम्प्लॉय ऑफ प्रिजन। क्लोजर की बात करते हैं अपन। क्लोजर मतलब क्या है? क्लोजर मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी जो परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ स्टैब्लिशमेंट, कोई भी जो कंपनी है अगर उस पर ताला ठुक जाए तो उसको अपन क्लोजर कहते हैं, जो परमानेंटली बंद हो जाए। कंट्रोल इंडस्ट्री बोलते हैं, refer to an industry where control by the union has been declared necessary under any central act in public interest, है ना। सो कंट्रोल इंडस्ट्री बोलते हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो कंट्रोल है वहाँ पे यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्राइक की बात करते हैं, स्ट्राइक यार सिंपल सी बात है, वर्कमेंस अपने राइट्स को लेके जो भी करते हैं, अपना काम करना अगर बंद कर देते हैं तो उसको स्ट्राइक बोलते हैं। सो सेसेशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज़ एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन एंड रिफ्यूजिंग टू वर्क। लॉकआउट, स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं, लॉकआउट एम्प्लॉयर करता है। स्ट्राइक एम्प्लॉयज़ करते हैं, लॉकआउट एम्प्लॉयर करता है। सो इट्स अ टेम्प्रेरी क्लोजर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर, नॉट बाय एम्प्लॉय। लॉकआउट इज बाय एम्प्लॉयर, लाइक टेम्प्रेरी क्लोजर, उसने बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, उसको लग रहा है कि यहाँ पे काम सही तरीके से नहीं हो सकता, उसने कहा अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ, उसे ताला ठोका अपनी कंपनी में और अपना बढ़िया घर पे जाके बैठ गया। सो रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, इसके ऊपर भी बात करेगी ये स्ट्राइक्स, क्योंकि दोनों में क्या होगा कि यार जो अपनी देश की इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत भारी इफेक्ट पड़ेगा। सो इन स्ट्राइक्स और लॉकआउट से बचने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। सो नो एम्प्लॉय इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ऐसी सर्विसेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, है ना। सो वो स्ट्राइक में नहीं आ सकते। क्यों? विद अगर उनको जाना है तो दे शैल गिव विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग नोटिस, उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, है ना। विदाउट प्रोवाइडिंग नोटिस विद इन 6 वीक्स प्रायर टू नोटिस, लाइक 14 डेज़ का नोटिस तो उनको देना पड़ेगा, उनको स्ट्राइक में जाना है, और उसके बाद भी 6 वीक्स के अंदर ही उनको स्ट्राइक कर लेनी पड़ेगी। 14 डेज़ का नोटिस दे दिया, उसके बाद वो 1 साल बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 14 डेज़ का अगर उन्होंने नोटिस दे दिया है तो उसके बाद 6 वीक्स के अंदर उनको स्ट्राइक करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ड्यूरिंग ऑनगोइंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर कंसिलिएशन ऑफिसर एंड फॉर 7 डेज आफ्टर देयर कंक्लूजन, अगर कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, एम्प्लॉयर और वर्कमेंस के बीच में कोई कंसिलिएशन ऑफिसर है, उसके सामने वो केस जा चुका है और वो उनके बीच में लाइक कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश कर रहा है, वो केस वहाँ पे चल रहा है। सो उस बीच में वर्कमैन जाके स्ट्राइक नहीं कर सकते या फिर एम्प्लॉयर जाके लॉकआउट नहीं कर सकता। और कैंसिलेशन ऑफिसर ने कोई अगर डिसीजन दे दिया तो विद इन 7 डेज आफ्टर द डिसीजन वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, है ना, हमने बोल तो दिया पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक एम्बुलेंस, लाइक पोस्ट ऑफिस, लेकिन इसका डिक्लेरेशन लाइक कौन बताएगा? सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल डिसाइड। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट में डिक्लेयर्ड एनी इंडस्ट्री मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बाय नोटिफिकेशन, है ना। यानी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसी भी इंडस्ट्री को बोल सकती है कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, जस्ट फॉर अ 6 मंथ। लाइक कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी लाइक इंडस्ट्रीज़ को, काफ़ी सारी कंपनीज़ को बोला था कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं और इनको लाइक इनके ऊपर ये जो लॉकडाउन है इसके नियम जो है वो नहीं लागू होंगे। सो लेकिन वो 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद उसको दोबारा लाइक उसको अपडेट कराना पड़ता है। जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक, सो एप्लीकेबल इन बोथ पब्लिक एंड नॉन पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर, स्ट्राइक कैन नॉट बी कॉल्ड। हाँ भैया, स्ट्राइक जो है वर्कमैन, कभी हमने बोला है यार स्ट्राइक जो वर्कमैन नहीं कर सकते। अगर कोई कंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है बोर्ड के आगे और अगर उसने कंक्लूजन दे दिया तो 7 डेज़ के अंदर भी नहीं कर सकते। कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल में चल रही है ना, कंसिलेशन ऑफिसर के उसने अगर कोई रिजल्ट दे दिया है तो 7 डेज़ के अंदर नहीं कर सकते। और अगर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल दे दिया तो 2 मंथ्स के अंदर, उसने अगर कोई डिसीजन दिया है तो 2 मंथ्स के अंदर नहीं कर सकते। सो 7 डेज 2 मंथ्स ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन एंड 2 मंथ्स देर आफ्टर। ये तो एडजुडिकेशन है ऊपर जो है लेबर कोर्ट इन ट्रिब्यूनल, यहाँ पे इसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है? इसमें एक वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की बात होती है जहाँ पे एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन जो है आपस में बोलते हैं कि यार हम एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन को हायर करते हैं, वो हम दोनों का मत समझेगा और एक्चुअल परिस्थितियों को कंसीडर करके वो अपना ओपिनियन देगा और हम दोनों उसको मान लेंगे। सो उसको बोलते हैं वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। सो वो अगर कोई डिसीजन लेगा तो 2 मंथ्स के अंदर
वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एनी सेटलमेंट और अवार्ड डिस्प्यूटेड मैटर, उसी मैटर के रिगार्डिंग अगर कोई अवार्ड बोलते जो भी जो ट्रिब्यूनल है वो अपना कोई डिसीजन देते थे उसको अवार्ड बोलते थे, वो डिसीजन अगर लागू है तो उस बीच में वर्कमैन जाके स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसमें एक ले ऑफ की बात होती है। ले ऑफ मतलब होता है, हम न्यूज़ में सुनते हैं ले ऑफ की टीसीएस ने अपने 10,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, बट वो ले ऑफ नहीं होता, उनको वो परमानेंट नौकरी से निकाल लेना तो उसको रीट्रेंचमेंट बोलते हैं। लेकिन वो रीट्रेंचमेंट बोलना और समझना इतना टफ है कि न्यूज़ और आर्टिकल्स हर कोई बस ले ऑफ बोलता है, बट वो ऑन ए जनरल टर्म वो ले ऑफ नहीं है। बिकॉज ले ऑफ क्या होता है कि इट मीन्स एम्प्लॉयर्स रिफ्यूज़ल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ वर्कमैन ड्यू टू, ठीक है, कुछ रीजंस हैं उसकी वजह से एम्प्लॉयर अपने वर्कमेंट्स को कुछ टाइम की छुट्टी दे देता है। लाइक उसके पास शॉर्टेज है रॉ मटेरियल का, या फिर पावर नहीं है, कोई मशीन उसकी ख़राब हो गई है, उसके पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टॉक हो चुका है कि नया स्टॉक बनाने का मतलब नहीं है जब तक पुराना ना बिके, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ चुकी है वहाँ पे, या फिर कोई भी ऐसा सिमिलर रीजंस होते हैं, तो एम्प्लॉयर वहाँ पे बोल देता है कि कुछ टाइम के लिए आप लोग घर पे रहो, मैं आपको सैलरी दे दूंगा। कंडीशंस फॉर ले ऑफ कंपनसेशन क्या होता है कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ का कंपनसेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई बंदा आज उसने ऑफिस ज्वाइन किया, कल उसने ले ऑफ दे दिया तो उसको वो एलिजिबल है, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो बात है कि वर्कमैन का जो नाम है वो मस्ट रोल में होना चाहिए। लाइक मस्ट रोल क्या होता है, मस्ट रोल होता है कि एक रजिस्टर होता है जहाँ पे जितने भी वहाँ पे वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम उसमें लिखा रहता है, ठीक है। सो उसका नाम वहाँ पे होना चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी अ बदली और कैजुअल वर्कर, ठीक है। एंड मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन है, 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, है ना। ऐसा नहीं कि उसने 6 महीने पहले जॉब ज्वाइन की है, उसको ले ऑफ मिला और वो कह रहा है, वो जाके केस कर रहा है कि यार मुझे तो ले ऑफ मिला ही नहीं, मेरे दोस्त को मिला ले ऑफ। बट उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि उसका दोस्त जो है वो 1 साल से ज़्यादा से काम कर रहा है वहाँ पे, उसको 2 साल हो चुके हैं, तुझे 6 महीना हुआ है, तो तू ले ऑफ का कंपनसेशन डिमांड नहीं कर सकता। एंड ले ऑफ में भी इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस। सो कंपनसेशन पेएबल क्या होगा, कितना, इट मस्ट बी लाइक 50% ऑफ टोटल बेसिक वेजेस प्लस डीएनएस अलाउंस। सिंपल भाई, आधी सैलरी मिलेगी। अगर किसी कंपनी कोई ले ऑफ कर रही है तो 50% सैलरी, लाइक भैया 10,000 तेरी सैलरी है, 5,000 रुपये मैं तेरे को पे करूँगा। एज पर सेक्शन 150 द एम्प्लॉयर में ले ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 45 डेज, लाइक 45 दिन तक ही ले ऑफ कर सकती है कोई भी कंपनी। हमें समझना पड़ेगा 50% ऑफ सैलरी तो दे रही है, लेकिन 45 डेज तक ही हो सकता है। और उसके ज़्यादा अगर करने हैं तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। एक्सेप्शंस क्या है कि इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट विद लेस देन 50 वर्कमैन ऑन एवरेज पर वर्किंग डे एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सीजनल नेचर, ठीक है। इन दोनों के लिए एक्सेप्शंस हैं कि उसको लाइक ले ऑफ करने के लिए उसको नोटिफाई नहीं करना पड़ेगा, या फिर उसको इतना कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जहाँ पे 50 लोगों से कम काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, जहाँ पे 50 लोगों से कम काम कर रहे हैं, या फिर कोई सीजनल कैरेक्टर की कोई अगर कंपनी है, तो वहाँ पे ये एक्सेप्शंस हैं। रीट्रेंचमेंट हम बोलते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ वर्कमैन, हमने ऊपर तो बोला था कि शॉर्टेज ऑफ लेबर, नेचुरल कैलेमिटी, वो सब ले ऑफ था। लेकिन रीट्रेंचमेंट क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ टर्मिनेशन ऑफ वर्कमैन बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, किसी भी रीज़न की वजह से, बस यार उसको मन नहीं लग रहा, उसको ज़्यादा पैसा कमाना है एम्प्लॉयर को, उसको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को हटाने हैं, ये 100 लोग फालतू के पड़े हैं, इनको हटाओ बाहर। रीज़न कुछ नहीं उसके पास, लेकिन कुछ इनके अलावा लाइक उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर लिया है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। कोई पनिशमेंट अगर उनको दिया जा रहा है कि उन्होंने कोई गलती करी, किसी वर्कमैन ने कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर हुई और उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन आया, उसके बाद उसको निकाला जा रहा है, सो डैट विल नॉट बी अ रिट्रेंचमेंट। रिटायरमेंट अपॉन रीचिंग सुपर एनिवेशन, वो भी नहीं माना जाएगा। नॉन रिन्यूअल ऑफ टर्मिनेशन एज पर स्टेब्लिशन कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एक्सपायरी, ये भी नहीं माना जाएगा। टर्मिनेशन ड्यू टू इल हेल्थ की वजह से अगर उसे टर्मिनेट कर दिया तो वो भी नहीं माना जाएगा। सो वर्कर्स कमिटी बोला था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले क्या होता है कि कंसिलिएशन होता है ना, कंसिलिएशन ऑफिसर होता है, फिर होता है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। जब ये दोनों फेल हो जाए ना, कभी भी कोई इशू अगर होता है किसी इंडस्ट्री में, सबसे पहले कंसिलिएशन ऑफिसर के पास वो केस जाता है, फिर वो अगर फेल होता है तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के पास, उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। सो जहाँ पे कंसिलिएशन फेल होता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू एग्जामिन मैटर्स कनेक्टेड विद और रिलेवेंट टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 6 months एंड गवर्नमेंट पब्लिश विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट। सिंपल सी बात है यार, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स अगर फेल हो गई लाइक कंसिलिएशन ऑफिसर और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के बाद, तो वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गवर्नमेंट अप्रूव करती है, अपॉइंट करती है, ठीक है। और वो जाके उन दोनों के मैटर को समझती है, सुनती है, और उसके बाद उसको 6 months के अंदर रिपोर्ट भेजनी पड़ती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को पब्लिश भी करता है विद इन 30 days। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि जब कंसिलिएशन फेल होते हैं, पार्टीज में ऑप्ट फॉर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन थ्रू अ म्यूचुअली एग्रीड
न्यूट्रल आर्बिटर, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन मतलब यार बंदा, दोनों जो पार्टीज़ हैं वो खुद कह रही है कि हम किसी न्यूट्रल बंदे को हायर करते हैं, और जो आर्बिट्रेशन होता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है, इट इज़ बाइंडिंग। वो जो बंदा, जो न्यूट्रल बंदा होता है, वो अगर डिसीजन देगा तो बाइंडिंग होगा, और उसकी जो रिपोर्ट होगी वो गवर्नमेंट को भेजेगा, और इट मस्ट बी पब्लिश विद इन 30 डेज एंड इन्फोर्सेबल आफ्टर अदर 30 डेज। 30 दिन के अंदर तो वो रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी जब वो आर्बिट्रेटर गवर्नमेंट को भेजेगा, और उसको रिपोर्ट पब्लिश करने के नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर वो क्या हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा वो। एंड आर्बिट्रेशन भी अगर नहीं होता है तो एडजुडिकेशन जाता है उसके बाद मैटर, तो उसमें 3 टायर मैकेनिज्म होता है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब या तो लेबर कोर्ट, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल। सो अपॉन रेफरेंस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट एंड कंक्लूड विद इन अवार्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर पब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ लेबर विद इन 30 डेज। हमने बोला था 30 डेज, इन्फोर्सबल आफ्टर 30 डेज। सो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी जो होती है इसकी, वो होती है रीजनल लेबर कमिश्नर। ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये बोला गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कि एक ऐसी मशीनरी हर इंडस्ट्री में होनी चाहिए, ठीक है। सो जहाँ पे भी 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ना, देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के लिए कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ वर्कमेंस की एलिजिबिलिटी नहीं है। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी वर्कमेंस आर वर्किंग देयर, नो मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एलिजिबिलिटी इज प्रेजेंट अंडर दिस एक्ट। बट फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन्स होंगे। चेयरपर्सन जो है अल्टरनेटिवली अपॉइंट होगा, 1 साल एम्प्लॉयर रहेगा, 1 साल वर्कमैन का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। मैक्सिमम 6 मेंबर्स एंड विद प्रोपोर्शनेट वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ये जो 6 मेंबर्स है, ये न्यू लेबर कोड में 10 मेंबर्स हो चुका है, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। 6 मेंबर्स तो हैं, लेकिन जो न्यू लेबर कोड्स हैं उसमें इसको 6 को बढ़ा के 10 कर दिया है। Existence of committee does not affect right to raise dispute under the act. Proceedings to conclude within 45 days of written application, यानी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी है अंडर दिस एक्ट, उसको, उसके पास अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है, सो विद इन 45 डेज उसको ये मैटर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अपील टू एम्प्लॉयर विद इन 1 मंथ हु शैल रिस्पॉन्ड टू एग्रीव्ड वर्कमैन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली है, जो 7th पॉइंट है ना, इसको याद रख लो कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी है, अगर उसके खिलाफ अगर अपील करनी है किसी को उसके डिसीजन के खिलाफ, तो इसमें ऑप्शंस आ सकते हैं कि वो किसके पास करेगा, गवर्नमेंट के पास, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, या फिर एम्प्लॉयर के पास, या फिर किसी कंसिलेशन ऑफिसर के पास, किसके पास करेगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी अगर कोई डिसीजन देता है, पहली बात तो विद इन 45 डेज उसको डिसीजन देना है, और 20 से ज़्यादा वर्कमैन जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ये मशीनरी होगी। और उसके डिसीजन के खिलाफ अगर किसी एम्प्लॉयर को अपील करनी है, लाइक किसी वर्कमैन को अपील करनी है, तो किसके पास करेगा, एम्प्लॉयर के पास करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयर के पास करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। एंड नॉट एप्लीकेबल वेयर ग्रीवेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है। सो द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सिंपल सी बात है, 20 से ज़्यादा लोग या फिर 10 से ज़्यादा लोग, दो इसमें कंडीशंस हैं, 10 और 20 वर्कर्स। विद पावर अगर कोई फैक्ट्री चल रही है तो 10 वर्कर्स, और विदाउट पावर अगर चल रही है तो 20 वर्कर्स। सिंपल सी बात है, सारा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और लास्ट 12 मंथ्स में विद द एड ऑफ पावर, 20 और मोर विदाउट द एड ऑफ पावर। एक्सक्लूडेड कौन होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में, डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री में कौन इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड होंगे इसमें, ऑल द माइंस अंडर द माइंड सेट्स। हाँ, जो माइंस है वो माइंड सेट के अंदर रेगुलेट होती हैं, तो वो यहाँ पे नहीं होंगे। लाइक मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म फोर्सेज आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड, होटल्स, रेस्टोरेंट एंड ईटिंग प्लेसेस। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, हमें ध्यान रखना है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में मैक्सिमम पावर्स जो दी गई हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं। सो दे में अप्लाई दी एक्ट्स प्रोविजन टू एनी एस्टेब्लिशमेंट रिगार्डिंग ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। हाँ ठीक है यार, ये तो एक्सेप्शनल पावर होती है कि 10 से कम भी है, 20 से कम भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको लागू कर सकती है। टाइम रेफरेंस IST 5.5 आवर्स एड ऑफ GMT, यही माना जाएगा। और गवर्नमेंट चाहे तो लाइक इस टाइम को भी चेंज कर सकती है। इन पब्लिक इमरजेंसी में एग्जेम्प्ट फैक्ट्रीज फ्रॉम एनी प्रोविजंस फॉर अप टू 3 months एट ए टाइम वाया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में, लाइक स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है इसके प्रोविजंस को एग्जाम्प्ट कर सकती है किसी पर्टिकुलर कंपनी से, ठीक है, लेकिन वो 3 months के लिए कर सकती है सिर्फ। उसके बाद उसको फिर से आगे बढ़ाना है तो 3 months एट ए टाइम कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, मेकिंग, ऑल्टरिंग, पैकिंग, रिपेयरिंग, फिनिशिंग, वॉशिंग, एवरीथिंग लाइक एडिप्टिंग एनी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है।
बेसिक पता ही है कि यार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। अप्रूवल, लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, इट इज़ एम्पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। क्योंकि फैक्ट्रीज़ को यहाँ पे रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है ना, जब वो रजिस्टर होंगी उसके बाद ही फैक्ट्री एक्ट 1948 के जो प्रोविजंस हैं वो उसके ऊपर लागू होंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको करेगा, ठीक है। एंड चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज मस्ट इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस बिफोर अप्रूवल। ऐसा नहीं कि उसने अप्लाई किया, स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, नहीं। जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ है वो जाके इंस्पेक्ट करेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें देखेगा और वो ये बताएगा कि यार यहाँ पे मतलब ये इसको कवर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर्स, चीफ इंस्पेक्टर्स एंड डायरेक्टर पर्सनल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर एक्ट एज इंस्पेक्टर्स इन देयर डिस्ट्रिक्ट। डीएम जो है ना वो अपने डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर बोला जाएगा। एंड सर्टिफाइंग सर्जन भी इसमें होते हैं, दे मस्ट बी अपॉइंटेड टू हैंडल हेल्थ कंप्लाइंस मैटर। सिंपल सी बात, सर्टिफाइंग सर्जन्स, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी आती है, लाइक एम्बुलेंस रूम। अगर लाइक किसी भी एम्प्लॉयर को अपनी इस्टेब्लिशमेंट में एम्बुलेंस रूम देना पड़ेगा एक, अगर वहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, सो मोर देन 500 वर्कर्स आर वर्किंग, सो वहाँ पे एम्बुलेंस रूम। 250 से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैंटीन की सुविधा देनी है। रेस्ट शेल्टर्स एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी फॉर 150 प्लस वर्कर्स। याद हो गया ना, एम्बुलेंस रूम 500 से ज़्यादा कर रहे हैं, कैंटीन देनी है 250 से ज़्यादा, रेस्ट शेल्टर्स और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी फॉर 150 से ज़्यादा। क्रेचे लाइक मैंडेटरी इफ 30 और मोर वुमेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। वुमेन वर्कर्स, फैक्ट्री एक्ट 1948 में 30 से ज़्यादा महिलाएं अगर किसी भी स्टैब्लिशमेंट में काम कर रही है तो वहाँ पे क्रेच फैसिलिटी देनी जरूरी है। फुल टाइम वेलफेयर ऑफिसर है ना, 500 से ज़्यादा में ही 500 से ज़्यादा लोग अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो फुल टाइम वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए वही चीज़ 1000 वर्कर्स कर दी गई है। सो अदर सेफ्टी बॉडीज़ की अपन बात करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो आप लोग इसको। एम्बुलेंस रूम 500, कैंटीन 250, रेस्ट शेल्टर्स 150, क्रेचे 30, फुल टाइम वेलफेयर ऑफिसर 500, सेफ्टी ऑफिसर 1000। उसके अलावा अदर सेफ्टी बॉडीज़ हैं। साइट अप्रेजल कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट अप्रेजल कमेटी कब बनती है भाई, ये कोई भी जब हैजार्डस इंडस्ट्री है ना वो एप्लीकेशंस भेजती हैं। कोई भी बंदा है अपनी एक ऐसी इंडस्ट्री कंपनी खोलना चाह रहा है जिसमें वो ऐसे केमिकल्स बनाएगा जो एक हैजार्डर लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो उसको जब वो एप्लीकेशन भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए, सो वो उसको साइट अप्रेजल कमेटी को भेजेगी। साइट अप्रेजल कमेटी जाके क्या करेगी, वो चेक करेगी वहाँ पे कि ये सच में यहाँ पे ये जो जगह है ये इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को खोलने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। उसके बाद सेफ्टी कमेटी कंपोज इक्वली ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। पता ही है सेफ्टी कमेटी किसी भी हैजार्डस प्रोसेस यूनिट में होती है। वर्किंग आवर्स की बात करें तो 48 आवर्स पर वीक और 9 आवर्स पर डे। सिंपल सी बात भाई, 9 आवर्स पर डे, 48 आवर्स पर वीक। हर 5 घंटे के काम के बाद आधे घंटे का रेस्ट देना कंपलसरी है। और जो स्प्रेड ओवर टाइम होता है ना, स्प्रेड ओवर मीन्स इंक्लूडिंग रेस्ट, है ना। ये तो अपने बोल दे कि 9 आवर्स पर डे, बट इंक्लूडिंग रेस्ट कितना हो सकता है, 10.5 घंटे तक हो सकता है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। मैंडेटरी वीकली हॉलीडे होना ज़रूरी है भाई, 6 दिन काम कराने के बाद 1 दिन छुट्टी देना ज़रूरी है। नो ओवरलैपिंग शिफ्ट परमिटेड। ओवर टाइम वेजेस 9 आवर्स पर डे या फिर 14 आवर्स पर वीक के अलावा अगर तुम उससे एक्सटेंडेड काम करवा रहे हो सो उसको दुगनी सैलरी तुम्हें पे करनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड द ओवर टाइम वेजेस। डबल एम्प्लॉयमेंट, एन एम्प्लॉय कैन नॉट वर्क साइमल्टेनियसली इन मोर देन वन फैक्ट्री। बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, भैया 7 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक तुम काम नहीं करवा सकते किसी भी वुमेन से। और ये जो एक्ट है ये चेंज हो चुका है, न्यू लेबर कोड में ये जो कंडीशन है वो चेंज कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। विद कंसेंट वुमेन आराम से काम कर सकती है। सो वुमेन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इस एक्ट में 7 PM to 6 AM। हाँ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्शंस दे सकती है, बट एग्जाम्शंस भी इतना है कि ये जो 7 है ना ये 10 हो जाएगा बस। सो 10 से 5 के बीच में तो स्ट्रिक्टली मना है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है, लाइक 7 का 9 कर देगी, 8 कर देगी, लेकिन 10 से 5 तो बिल्कुल ही नहीं। एनुअल लीव हमने बोला था कि भाई हर साल में कुछ ना कुछ छुट्टियां वर्कमैन को मिलनी चाहिए। उसके लिए क्या है कि उस जो एम्प्लॉई है उसको उसके मिनिमम वर्किंग डेज होने चाहिए किसी पर्टिकुलर ईयर में, एंड दोज मिनिमम वर्किंग डेज आर 240 प्लस डेज इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर, है ना। तो कोई भी बंदा जिसने 240 दिन लाइक लास्ट ईयर 240 डे से ज़्यादा काम किया है किसी फैक्ट्री में, सो उसको हर 20 दिन की एक छुट्टी मिलेगी। सिंपल सी बात है ना। कोई भी एम्प्लॉय जिसने 240 प्लस डेज काम किया है किसी फैक्ट्री में, सो उसको 1 डे पर एवरी 20 डेज वर्क छुट्टी मिलेगी, हर 20 दिन की एक छुट्टी उसको मिल जाएगी। और जो बच्चे हैं जो चिल्ड्रंस हैं उनको 1 डे पर 15 डेज वर्क मिलेगा, ठीक है। वो जो 20 है वो 15 हो जाएगा।
अब फैक्ट्री एक्ट में हमने बोला था कि चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। 14 साल से कम के जो बच्चे हैं भाई, उनसे तो तुम काम करवा ही नहीं सकते किसी फैक्ट्री में, ये तो समझ ही लो। 14 से 15 के बीच में जो है, उनको 4.5 घंटे पर डे, बट नॉट एट नाइट, 10 से लेकर 6 बजे तक। ये हमें ध्यान में रखना है। जो चिल्ड्रंस है 14 से 15 साल के बीच में, उनसे तुम 4.5 घंटे करवा सकते हो। और उसके बाद एडोलसेंस बोले जाते हैं 15 से 18। एडोलसेंस से तुम फुल टाइम काम करवा सकते हो, लेकिन उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। और ये फिटनेस सर्टिफिकेट कौन देगा? सर्टिफाइंग सर्जन, जो हमने ऊपर पढ़ा था। सर्टिफाइंग सर्जन कौन होता है? जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड एडोलसेंट जो है 7 PM से लेकर 6 बजे तक काम नहीं कर सकता। जनरल पेनल्टी क्या है फॉर ऑफेंसेस? इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स, फाइन अप टू 1 लाख और बोथ। और वायलेशन अगर कंटिन्यू होगा तो 1000 रुपये पर डे। इफ़ वायलेशन, अगर कोई भी ऐसा फैक्ट्री एक्ट में वायलेशन होता है जिसकी वजह से किसी वर्कमैन की डेथ हो जाती है, तो मिनिमम फाइन 25,000 रुपये का है। और कोई सीरियस बॉडीली इंजरी होती है तो मिनिमम फाइन 5,000 रुपये का है। एडिशनल पेनल्टी लाइक इंस्पेक्टर अगर चेकिंग के लिए आ रहा है और उसको वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो रोक रहा है, तो उसको 6 मंथ तक की जेल या फिर 10,000 रुपये तक का फाइन, या फिर फॉल्स फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी 15 से 18 साल का कोई एडोलसेंट है और उसे काम करवाया जा रहा है फैक्ट्री में, लेकिन उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी है, सो उस केस में उसको 2 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट या फिर 1,000 रुपये तक का फाइन। प्रोसीजरल एंड लीगल प्रोविजंस, सो नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस अनलेस कंप्लेंट इज मेड बाय अप्रूव्ड इन राइटिंग बाय एन इंस्पेक्टर, है ना। यानी कोर्ट, तो चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो सिंपल सी बात है यार, ये एक्ट जो है ये बच्चों को और एडोलसेंट्स को उनको फैक्ट्रीज़ में और हैजार्डस ऑक्यूपेशंस में काम करने से रोकता है। की प्रोविजंस इसमें पढ़ने वाले एक्सेप्शंस लाइक नॉन हैजार्डस ओनली। अ चाइल्ड में बी अलाउड टू, कोई बच्चा अगर है तो उसको अलाउ किया जा सकता है काम करने के लिए, लेकिन हैजार्डस फैक्ट्री नहीं है। ऐसा नहीं कि पिताजी की तेजाब बनाने की फैक्ट्री है या फिर बारूद बनाने की फैक्ट्री है और बोला कि फैमिली बिजनेस के नाम पे बच्चों को काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। assess their family or family enterprise excluding hazardous processes or occupation like listed in the schedule only after school hours और during vacations। ठीक है, स्कूल जाने के बाद अगर पापा की कोई परचून की दुकान है तो वहाँ पे बैठ के वो थोड़ा बहुत गले में बैठ सकता है और छुट्टियों में भी काम कर सकता है। या फिर आर्टिस्ट तो आपने देखे ही है यार, ये तो समझाने वाली बात भी नहीं है कि छोटे बच्चे मतलब काम करते ही हैं। बाकी डेफिनेशंस है फैमिली, हमने बोला कि फैमिली बिजनेस पे काम कर सकते हैं बच्चे, लेकिन फैमिली कौन? ऐसा नहीं कि गांव के भैया हैं, है ना, कि छापा पड़ा तो बोल दिया रहे गांव के भैया हमारे दादा हैं हमारे गांव के, ऐसा नहीं। फैमिली की भी पूरी डेफिनेशन बताई गई है, लाइक मदर फादर सिबलिंग्स, फादर सिबलिंग्स एंड मदर सिबलिंग्स। एंड फैमिली इंटरप्राइज मीन्स एनी वर्क बिजनेस प्रोफेशन और ट्रेड परफॉर्म बाय दीज फैमिली मेम्बर्स। Prohibition on adolescents. So no adolescent shall be employed or permitted to work in hazardous occupations or processes listed in this schedule. So कोई भी adolescent जो है उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी तरीके के हैजर्डस ऑक्यूपेशंस पर काम करे। और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। किसके हाथ में पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है कि वो नोटिफाई करेगी वो नॉन हैजर्डस वर्क जहाँ पे एडोलसेंट जो है काम जाके काम कर सकते हैं। शेड्यूल पे लाइक माइंस हो गया, हैंडलिंग, ठीक है, जो हमने बोला कि शेड्यूल्स में कंपनीज डालनी पड़ेंगी वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे एडोलसेंट्स काम नहीं कर सकते। सो माइंस एंड हैंडलिंग इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस और एक्सप्लोजिव्स टाइप कंपनीज एंड हैजार्डस प्रोसेसेस, ठीक है। और ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में डिफाइंड है ऑलरेडी। सो पावर टू अमेंड शेड्यूल, सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो आफ्टर इशूइंग अ मिनिमम 3 मंथ्स नोटिस वो क्या कर सकती है कि जो शेड्यूल है कि यहाँ पे कौन सी हैजार्डस फैक्ट्रीज़ है और कौन सी नहीं है, ठीक है, तो शेड्यूल में जो कंपनीज़ को इस्टेब्लिशमेंट को डालना या फिर वहाँ से हटाना, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कहाँ पे बनती है भैया? चाइल्ड लेबर एक्ट में बनती है, ध्यान रखना। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, और ये कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करता है थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट टू रिकमेंड एडिशन ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑब्लिक प्रोसेस टू दी शेड्यूल। अब ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट्स को हटा रहा है और डाल रहा है, वो उसका पर्सनल डिस्क्रेशन नहीं है, उसको भी एडवाइस चाहिए। और इतने सारे एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे देश में, सो उनके प्रॉपर लाइक वो स्टडी करके कुछ ओपिनियंस देंगे तो उनके ऊपर गवर्नमेंट सोच सकती है। सो उसी के लिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, जिसका एक काम होता है कि वो नोटिफाई करेगी, लाइक एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके बाद ही वो शेड्यूल से हटाया जा सकता है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन प्लस नॉट मोर देन 10 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है ना। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी चाइल्ड लेबर एक्ट में आती है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी विद वन इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन प्लस नॉट मोर देन 10 मेंबर्स एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
And regulation of working conditions for adolescents cannot work beyond prescribed number of hours, must be given 1 hour rest after every 3 hours of work. फैक्ट्री एक्ट में बोला था कि 5 घंटे काम कराने के बाद 1 घंटा 5 घंटे काम कराने के बाद आधे घंटे का रेस्ट देना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमने बोला है कि 3 घंटा काम, लाइक एडल्ट्स के लिए 3 घंटा या फिर बच्चों के लिए 3 घंटा काम कराने के बाद 1 घंटे का रेस्ट देना कंपलसरी है। टोटल वर्किंग पीरियड जो है 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग इंटरवल्स। ये डेटा याद रख लेना, सारा का सारा जितना इंपॉर्टेंट डेटा है ना वो सब इस PDF में इकट्ठा किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मात्र 87 पेजेस की ये PDF है और इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी विद ऑल द इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, इतना सारा कवर करके रखा हुआ है। और बहुत मेहनत लगी इस PDF को बनाने में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें डाले हुए हैं। तो इतना भी अगर आप पढ़ के चले जाओगे ना तो इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। नाइट वर्क प्रोहिबिटेड बिटवीन 7 PM to 8 AM, भाई 7 से लेकर 8 बजे तक उनको काम करना मना है। ओवर टाइम स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, कैन नॉट वर्क इन मोर देन 1 एस्टेब्लिशमेंट्स ऑन द सेम डे एंड मस्ट रिसीव एटलीस्ट 1 full day हॉलीडे पर वीक। सिंपल सी बात। पेनल्टी की बात करें इसमें हम तो, फॉर एम्प्लॉइंग अलाउइंग अ चाइल्ड टू वर्क इम्प्रिजन, किसी बच्चे से अगर काम करवा रहे हैं तो 6 महीने की जेल, 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की जेल, या फिर 20,000 से लेकर 50,000 तक का फाइन। एंड पेरेंट्स और गार्जियंस एग्जेम्प्ट अनलेस चाइल्ड इज एंगेज फॉर कमर्शियल गेन। एंड एम्प्लॉइंग एडोलसेंट इन हैजार्डस वर्क में सेम पनिशमेंट एज अबव। एंड वायलेशन ऑफ एनी अदर प्रोविजंस, सो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month एंड फाइन अप टू 10,000। एक चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड होता है, इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, है ना। जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट का एक होता है। आ सकता है MCQ में कि स्टेट का एक होता है, नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक होता है। और जो भी फाइन अमाउंट जो एम्प्लॉयड्स जमा करते हैं इस एक्ट के अंदर ना, तो उसका पैसा जो है वो इसी चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड में डाला जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स 15,000 पर अफेक्टेड चाइल्ड, ठीक है। कोई भी बच्चे के साथ अगर कोई नुकसान हुआ है, उसको अगर गवर्नमेंट ने रेस्क्यू करके बचाया है इंस्पेक्टर ने, तो उसके लिए 15,000 रुपये गवर्नमेंट भी डालेगी उसमें। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस पैसे को इन्वेस्ट या फिर कैसे उसको डिपॉजिट करना है वो सब तरीके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट इट इज़ बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, है ना। ये जो छोटे छोटे एक्ट है ना, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था EPFO EOO का, उसका अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो लास्ट ईयर हुआ था ना, भैया धरती आसमान का अंतर था एग्ज़ाम पेपर में। आप खुद ही डाउनलोड करके देख लो EOO का एग्ज़ाम 2021 में जो पेपर हुआ था, उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक सिंपल डेटा है, ईयर्स का उठा लो, कितने मंथ्स का नोटिस देना है, क्या देना है, ऐसे क्वेश्चंस। और 2 साल का उठा के देख लो, लास्ट 2 साल पहले जो पेपर होता है उसका देख लो, स्टेटमेंट्स टाइप क्वेश्चन, इतने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन दिए गए थे। और कट ऑफ का भी अब साफ साफ पता चलता है, 2021 में कट ऑफ लगभग 188 गई थी 300 में से, और इस बार लाइक लास्ट ईयर 138 के आसपास गई थी, है ना। तो 50 मार्क्स अगर कम गई है कट ऑफ, तो आप समझ सकते हो कि पेपर का लेवल क्या गया होगा, है ना। सो हम लोग, और उस बार गलती क्या करी गई थी कि जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, इवन मैं भी उस टाइम पे तैयारी कर रहा था, तो एडोटैप वगैरह कोर्स मैंने लिया हुआ था। सो क्या दिक्कत आई थी कि उन्होंने मेजर एक्ट, जो बड़े बड़े एक्ट्स हैं वो तो पढ़ा दिए थे, लेकिन जो छोटे मोटे एक्ट्स थे ना वो उन्होंने छोड़ दिए थे। अरे इनसे क्वेश्चंस कहाँ थे, कभी नहीं आए, अब तो ना आएंगे, और सवाल उन्हीं से बने थे। तो वैसा ही एक एक्ट ये है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। सो आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, obligation to repay bonded debt is suspended and extinguished, preventing creditors from enforcing recovery of initiating any legal action for such debt. So restoration of property क्या कि कोई भी प्रॉपर्टी जो सीज हो रही है held under mortgage lien और income by the creditor must be restored to the bonded laborer and related debt is discharged। समझ रहे हो, यानी कोई भी जो लेबर है, अगर उसने कुछ उधार लिया हुआ है कुछ उसने, ठीक है, और उसने अपनी कोई ज़मीन, अपना खेत अगर गिरवी रखा हुआ है, तो भैया वो जो इस एक्ट के अंदर बोला गया है कि वो जो उसकी ज़मीन है वो डिस्चार्ज कर दी जाएगी, ठीक है, वो उसको वापस में करनी पड़ेगी। एंड अ पर्सन फ्रीड अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ प्रीमाइसेस प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द क्रेडिटर। सो प्रोहिबिशन और डेप्ट रिकवरी, क्रेडिटर्स आर बेयर्ड बाय लॉ फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी रिपेमेंट ऑफ बॉन्डेड डेप्ट वॉइडेड बाय दिस एक्ट। और उसके बाद जो भी क्रेडिटर्स है, जो उधार देने वाले बंदे हैं ना, जो उनको साफ साफ बोला गया है कि भैया इस एक्ट के अंदर तुम्हें अगर बोल दिया कि इस बंदे से तुम्हें नहीं लेना है, तो मतलब नहीं लेना है, तुम किसी भी तरीके से उससे पैसा वापस नहीं ले सकते हो। सो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है इस एक्ट का, 3 टायर मैकेनिज्म है, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड विजिलेंस कमिटीज़। तो ये हमें ध्यान में रखना है, किसके अंडर,
बॉन्डेड लेबर सिस्टम्स एक्ट 1976 में इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ थ्री टायर, इट इज अ थ्री टायर मैकेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, then district magistrate and then vigilance committee. State government assign powers to district magistrate for act implementation. ठीक है, वो district magistrate को power देती है act को implement करने की. District magistrate बे वो पावर नीचे भेज देता है लोकल लेवल ऑफिसर्स को. एंड विजिलेंस कमिटीज़ क्या होते हैं कि इट इज़ अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन लेवल्स. बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, वेयर बॉन्डेड लेबर इज इलीज द क्रेडिटर मस्ट प्रूव दैट डेप्ट इज नॉट बॉन्डेड लेबर डेप्ट. ठीक है, अगर कोई लाइक अगर कोई क्या बोलते हैं उसको यार, अगर एम्प्लॉयर के ऊपर कोई आरोप लग गया ना कि इसने बॉन्डेड लेबर किया हुआ है ना, सो वो जो प्रूफ करने की जिम्मेदारी है वो एम्प्लॉयर की है. वो जो लेबर है वो प्रूफ नहीं करेगा कि इसने किया है, वो जो एम्प्लॉयर है वो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने नहीं किया है. सिंपल सी बात इतना यही है इसका. ठीक है, रिस्टोरेशन पीरियड क्या है कि ऑल प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर बॉन्ड मस्ट बी रिटर्न विद इन 30 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. ये एक्ट अगर किसी भी उसमें लागू जब हो जाता है तो विद इन 30 डेज उसको क्या है कि उस प्रॉपर्टी को वापस करना पड़ेगा. जुडिशियल पावर्स, सो स्टेट गवर्नमेंट में कन्फर द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट और सेकंड क्लास टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है कि वो ट्रांसफ़र कर सकती है. एंड जुरिस्डिक्शन रिस्ट्रिक्शन, सिविल कोड डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मैटर्स अंडर दिस एक्ट एंड कैन नॉट इशू इंजक्शंस. Power to make rules, central government can frame rules and regulations through notification in the official gazette. So at the end जो मेजर जो पावर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे दी गई है. उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड इट वाज लास्टली अमेंडेड इन 2017 एंड दैट इज बाय मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017. So the maternity benefit Act 1961 it was amended in 2017. और क्या ये रेगुलेट करता है कि वुमेंस का जो एम्प्लॉयमेंट है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, उसके बाद उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उनकी प्रेगनेंसी की वजह से उनकी जो जॉब है वो इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो कंडीशंस, एम्प्लॉयर की ऊपर लाइबिलिटी, सब कुछ इस एक्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं. सो एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज़ के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है. वो जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर डिफाइंड है. माइंस के ऊपर भी, प्लांटेशंस, गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट, premises where persons are engaged in these performance, shops and establishment employing 10 or more workers on a day of the preceding 12 months. So कुल मिला के ये एक्ट जो है भाई जहाँ पे भी महिला काम कर रही है उसके ऊपर लागू होता है. इसमें इससे सवाल नहीं आने वाला कुछ भी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी बात है. द स्टेट गवर्नमेंट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड एप्लीकेबिलिटी टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, कमर्शियल, एग्रीकल्चर अदर सुनर आफ्टर नॉट लेस देन 2 month नोटिस. भैया मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ अगर 2 months का नोटिस देती है ना, तो वो किसी भी कंपनी में या फिर दुकान में या फिर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में उसको इस एक्ट के अंदर ला सकती है. 2 months का नोटिस क्या चाहिए, बस 2 month नोटिस, 2 months नोटिस, ये याद रखने वाली बात है. स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर माइंस और इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग परफॉर्मर्स, स्टेट गवर्नमेंट इन ऑल अदर केसेस. एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी वुमेन जिसने 80 days काम किया है लास्ट 12 months पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने वाली बात है. मैटरनिटी बेनिफिट्स उसी वुमेन्स को मिलेंगे जिसने लास्ट 12 months में मोर देन 80 days काम किया है ना. मोर देन 80 days अगर किसी ने काम किया है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अंदर फ़ायदा मिलेगा. रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द 6 months इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. या सिंपल सी बात है, कोई भी वुमेन जो है उसके अगर डिलीवरी होती है, मिसकैरेज लाइक उसका बच्चा हुआ, ठीक है, उसका मिसकैरेज हुआ इन केस, या फिर कोई भी मेडिकल उसकी प्रेगनेंसी जो है लाइक टर्मिनेट हुई है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, उस केस में लाइक 6 weeks तक उसको किसी भी केस में काम नहीं करने दिया जाएगा. तो 6 weeks जो है ना आफ्टर डिलीवरी बोल लो, ध्यान याद रखने के लिए, आफ्टर डिलीवरी. और ये डिलीवरी का मतलब डिलीवरी नहीं है सिर्फ, इस पर मिसकैरेज भी है और मेडिकल टर्मिनेशन भी है, वो सारे का सारे इंक्लूडेड है. तो 6 weeks तक तो तुम उससे काम नहीं करवा सकते भैया, 6 हफ्ते तक तो नहीं करवा सकते किसी भी केस में. टोटल बेनिफिट जो है भैया 26 weeks का है मैक्सिमम बेनिफिट. ठीक है, 2 बच्चे अगर होते हैं ना तो 26 weeks का है. पहले बच्चे में 26 हफ्ते का, दूसरे बच्चे में 26 हफ्ते का, तीसरा अगर होगा तो उसमें फिर 12 हफ्ते का हो जाता है. तो पहले 2 में तो 26 weeks, तीसरे वाले में 12 हफ्ते. और उससे जो ये जो 26 weeks है ना, नॉट मोर देन 8 weeks प्रीसीडिंग एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी. ऐसा नहीं कि
भैया जून में बच्चा होने वाला है, जनवरी से ही छुट्टी लगा ली या फिर मार्च से छुट्टी लगा ली, है ना, बोला कि अरे यार छुट्टी तो है ही, अपनी 26 वीक की छुट्टियां हैं, पहले ही ले लो। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज 8 वीक्स का टाइम दिया गया है। ये जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे पहले तुम 8 वीक्स के अंदर ही छुट्टी ले सकते हो, यानी 8 हफ्ते से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले। टोटल 26 वीक्स। और 3 चीज़ें हमने ध्यान रख लिया यार इसमें, अब याद रख लेना, टोटल 26 वीक्स की छुट्टियाँ होती हैं। 8 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से ज़्यादा तुम छुट्टी नहीं ले सकते, और 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी तो देनी ही देनी है। तो पहले कितनी, बाद में ना कितनी, सब ध्यान रख लेना। 12 वीक्स एप्लीकेबल फॉर, ये जो 12 हफ्ते हमने बोला कि 26 वीक तो देनी है, उसके बाद 12 हफ्ते की जो छुट्टी मिलती है 12 वीक्स की, और 2 सर्वाइविंग चले, 2 बच्चे हो गए, तीसरे बच्चे में फिर 26 वीक की नहीं मिलेगी, 12 वीक्स की मिलेगी। एडॉप्टिंग मदर्स, किसी ने अगर कोई बच्चा गोद लिया तो उस केस में, और कमिश्नरिंग मदर्स में भी मिलता है। वो मेरा इंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट्स एट द एवरेज डेली रेट, ठीक है, वो सेम सैलरी उनको मिलेगी। एंड इफ द वुमेन डाइज बिफोर रिसीविंग बेनिफिट्स, द नॉमिनेटेड पर्सन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन एब्सेंस ऑफ नॉमिनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट। अगर वुमेन की डेथ होती है, ये जो बेनिफिट्स है वो मिलने से पहले, तो वो जो उसका नॉमिनी होगा उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मेडिकल बोनस 1000 वेयर नो प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर इज प्रोवाइडेड फ्री बाय एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉयर को प्रोवाइड नहीं करता है। एंड अमाउंट में भी इंक्रीज अप टू 20,000 बाय गैजेट नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। So miscarriage and pregnancy related illness, miscarriage 6 weeks leave following miscarriage. In case of any miscarriage, so उसको 6 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी with wages. और illness arising from pregnancy, delivery, prenatal childbirth, miscarriage up to 1 month leave with wages. सो उसकी प्रेगनेंसी, उसकी डिलीवरी या फिर प्री मैच्योर चाइल्ड बर्थ या फिर मिसकैरेज की बेसिस का उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सो उस केस में उसको 1 मंथ की छुट्टी मिल जाएगी लीव विद वेजेस। क्रैची फैसिलिटीज़ हमने बोला गया कि 2017 में अमेंडमेंट आया कि एवरी स्टैब्लिशमेंट विद 50 और मोर एम्प्लॉयज मस्ट प्रोवाइड अ क्रैची फैसिलिटी फॉलोइंग द नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप रनिंग क्रैचेस अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। सो गाइडलाइन हाईलाइट्स क्या है कि फॉर चिल्ड्रंस एज 6 months to 6 years, इनके लिए क्रैची फैसिलिटीज़ cover children of permanent, contractual, temporary, daily wage and consultant staff must be located within 500 meters of workplace, ठीक है, and minimum 10 से 12 स्क्वायर फीट पर चाइल्ड, and staffing must include helpers, crèche in charge and a guard. सो नर्सिंग ब्रेक की अगर हम बात करते हैं तो वुमेन रिटर्निंग टू वर्क पोस्ट डिलीवरी आर इंटाइटल्ड टू 2 नर्सिंग ब्रेक्स, है ना। हमने बोला कि 26 वीक्स की छुट्टी मिलती है, उसके बाद अगर वुमेन वापस अपने बच्चे को लेके आ रही है काम करने के लिए और अपने बच्चे को क्रैची में रख रही है, बिकॉज 50 से ज़्यादा वुमेन्स लाइक वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्रैची फैसिलिटी एम्प्लॉय ने दी हुई है। सो वहाँ पे उसको अपने बच्चे से मिलने तो जाना पड़ेगा ना, बेबी है छोटा, दूध तो पिएगा, तो 2 नर्सिंग ब्रेक्स यहाँ पे बोला गया है कि देना पड़ेगा अनटिल द चाइल्ड इज़ 15 ईयर ओल्ड, ये ध्यान रख लेना। इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे, एंड ग्रांटेड पावर्स टू एंटर प्रोमाइसेस, सेम पावर्स हैं जो सारे एक्ट में दी गई हैं। पेनल्टीज for imprisonment minimum 3 months up to 1 year, fine is 2,000 up to 5,000, and for obstruction to inspector up to 3 months imprisonment and fine up to 500. So payment of gratuity in 1972 होल ऑफ इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है और केम इनटू फोर्स ऑन 16 सितंबर 1972, ठीक है, एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स, माइंस, रेलवे कमिटीज़। यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विस की बात करी जाती है, बिकॉज ग्रेचुइटी वो अमाउंट है जो बंदे को जब वो रिटायर होता है ना, अंदर रिटायरमेंट वहाँ पे दी जाती है, बस एलिजिबिलिटी होती है 5 years मिनिमम सर्विस उसकी होनी चाहिए, ठीक है। सो उस केस में वो जो 5 years अगर उसकी मिनिमम सर्विस है, तो अगर वो 6ठे साल में रिटायर हो रहा है तो उसको क्या 5 साल का पैसा मिलेगा ग्रेचुइटी? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या सीन है कि हर साल उसके कम से कम एवरी ईयर उसकी कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। और ये जो कंटिन्यूस सर्विस की डेफिनेशन है ना, ये जो कंटिन्यूस सर्विस है वो बोला जाता है कि इन केस इफ इज़ वर्किंग इन अ माइन और ऐसी किसी इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे वो 6 days पर वीक से कम काम कर रहा है, सो वहाँ पे 190 days अंडरग्राउंड या फिर 240 days नॉर्मल केस में, सो 240 नॉर्मल फैक्ट्री के केस में और 190 days इन केस इज़ वर्किंग इन अ माइन और अंडरग्राउंड। सो वहाँ पे इतने दिन उसके काम होने चाहिए। तो जितने ईयर्स उसने इतने दिन काम किया हुआ है, सो वो उसके कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी, कंटिन्यूस ईयर्स ऑफ सर्विस मानी जाएगी, और उतने पर्टिकुलर ईयर्स का उसको बेनिफिट दिया जाएगा जब वो रिटायर होगा।
सो अगर 6 महीने की उसकी फॉर 6 मंथ पीरियड कंटिन्यूस सर्विस रिक्वायर, अगर उसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो हाफ ईयरली है, सो उस केस में जस्ट हाफ कर दो, 95 डेज अंडरग्राउंड और 240 का 150 डेज अदरवाइज. So while calculating days actually worked under the employer, certain days are also included, such as those specified under the act. So ये जो 240 डेज है ना, इसमें वो ले ऑफ डेज भी इंक्लूड किए जाएंगे अगर एम्प्लॉयर के फॉल्ट की वजह से हुआ है. कोई रजिस्टर्ड अगर स्ट्राइक है तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा. मैटरनिटी बेनिफिट्स के अंदर जो पेड लीव्स मिलती है 26 वीक्स की, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे इन 240 और 190 डेज में. ठीक है, एलिजिबिलिटी कंसिडर करने के लिए. एन एम्प्लॉय इन अ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट इज डीम्ड इन कंटिन्यूस सर्विस. अब कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहा है, लाइक गन्ने की फैक्ट्री है जहाँ पे गन्ने का जूस बन रहा है, सो वो तो सीजनल इंडस्ट्री है. सो वहाँ पे अगर कोई काम कर रहा है, सो वहाँ पे क्या देखा जाएगा कि अगर उसने 75 डेज ऑफ टोटल ऑपरेशनल डेज काम किया हुआ है, सो वो कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा, लाइक 75% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल डेज. ग्रेचुइटी बिकम पेबल अपॉन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ कंटिन्यूस सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स. हमने बोला हुआ था कि 5 साल की मिनिमम सर्विस यहाँ पे कंपलसरी होती है, और जब कोई भी एम्प्लॉय जो है टर्मिनेट होता है इन केस ऑफ सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, इन सारे केसेस में. एंड इन केसेस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस इज नॉट नेसेसरी. ये जो डेथ और डिसेबलमेंट का केस होता है ना, इस केस में 5 ईयर्स की कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि पूरी हो. मान लो अगर मेंबर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट लाइक 10 ईयर्स का था किसी कंपनी के साथ, और 2 साल बाद उसकी डेथ होगी, तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? हाँ, उसको मिलेगा. तो कितने साल का मिलेगा? 10 साल का है, 2 साल का? भाई सिंपल 2 साल का मिलेगा उसको, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का था. तो लाइक 5 ईयर से ज़्यादा अगर वो जिंदा रहता तो 5 ईयर से ज़्यादा काम करता तो वो ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल था. बट वो 2 साल काम करके अगर उसकी डेथ हो गई तो उसको 2 साल का बेनिफिट दिया जाएगा. ठीक है, तो 2 ईयर्स विल बी पेएबल. और किसको मिलेगा? उसको नहीं, उसके लीगल हायर को, या फिर कोई माइनर अगर है तो उसके अकाउंट में लाइक डिपॉजिट हो जाएगा. एंड ग्रेचुइटी का जो फॉर्मूला है, लाइक क्या होती है अमाउंट. सो 15 दिन की सैलरी मान लो भैया, सिंपल. 15 डेज वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. 15 दिन की सैलरी, बस इतना ध्यान रख लो, है ना. 1 साल अगर उसने काम किया 240 दिन से ज़्यादा, और माइंड में काम कर रहा था 190 दिन से ज़्यादा, सो उस केस में उसको 15 दिन की सैलरी दी जाएगी फ्री में, लाइक ग्रेचुइटी, जब वो रिटायर होगा. सो एवरेज ऑफ द वेजेस रिसीव्ड ओवर 3 प्रीसीडिंग मंथ्स फॉर पीस रेटेड एम्प्लॉयज़, ओवर टाइम एक्सक्लूडेड. ये तो टाइम रेट एम्प्लॉयज़ के लिए तो 15 डेज वेजेस निकालना बड़ा आसान है, कि पता है भाई इसके महीने की सैलरी. लेकिन जो पीस रेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके लिए निकालना थोड़ा टफ रहता है. सो उस केसेस में उनकी जो लास्ट 3 मंथ्स की जो वेजेस होती है उसका एवरेज ले लेते हैं. एंड 7 डेज वेजेस पर सीजन इन केस ऑफ सीजनल एम्प्लॉय. सीजन एम्प्लॉयज़ के केसेस में ऊपर तो 50 डेज ले लिया, सीजनल एम्प्लॉयज़ के केस में 7 डेज ले लेते हैं. कंपलसरी इंश्योरेंस की बात भी चलती है भैया इसमें. कंपलसरी इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी. ग्रेचुइटी बिकॉज बहुत सारे लोग एक साथ रिटायर अगर हो रहे हैं तो एम्प्लॉयर के ऊपर क्या है, एकदम से बर्डन ना आ जाए, है ना. सो उस केस में बोला जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक बहुत, जहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा है, सो वहाँ पे कंपलसरी इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी होता है. सो इफ़ एम्प्लॉयर फेल्स टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम और टू कंट्रीब्यूट टू एन अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, ही बिकम्स लायबल टू पे ग्रेचुइटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिले टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी. तो वहाँ पे मैंडेटरी है कि उसको लाइक एक कंपलसरी इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा. ठीक है. एंड कॉन्ट्रावेंशन पनिशेबल विथ मैक्सिमम 10,000 प्लस 1,000 पर डे फॉर ऑनगोइंग ऑफेंस. फॉल्स स्टेटमेंट के केस में क्या होगा कि 6 मंथ तक की जेल या फिर 10,000 रुपये तक का फाइन. अगर एम्प्लॉयर ने कोई वॉयलेट किया कोई रूल, तो 3 मंथ से लेकर 1 साल तक, और फाइन 10 से 20. मैं आपको बोलूँगा कि ये जो फाइन्स है ना, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से. इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है ना, तो इनको याद करने में अपनी एनर्जी ख़राब मत करना. एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी की जो कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल अपॉन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5+ ईयर्स. बोल दिया भाई, 5 साल की सर्विस होनी चाहिए. एंड पहले 10 लाख था, लेकिन 2020 में अमेंडमेंट करके इसको क्या कर दिया, 20 लाख कर दिया. टैक्स फ्री ग्रेचुइटी लिमिट है, मैक्सिमम 20 लाख तक मिल सकती है. उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. एंड दिस एक्ट प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़ थ्रू कंपनसेशन ड्यूरिंग डिसेबलमेंट, सिकनेस और डेथ. ठीक है, डिसेबलमेंट, सिकनेस और डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी. सिंपल, समझ में आ गया होगा आप लोग के. एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. इसका कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइस चेयरमैन अप टू 5 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 मेंबर पर स्टेट, हर स्टेट का एक मेंबर, 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी यूनियन टेरिटरी, 10 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे होते हैं, और 10 एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, 2 मेडिकल प्रोफेशनल्स, 3 पार्लियामेंट्री मेंबर्स, इनमें से 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से, और डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियल मेंबर होता है. समझ में आ गया. सिंपल सिंपल हमें 10-10 याद रखनी है. 10 एम्प्लॉयर, 10 एम्प्लॉयज़, 5 मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक मेंबर सारे स्टेट से होते हैं, 2 मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, 3 पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, एक डायरेक्टर जनरल होता है एक्स ऑफिशियो.
and it also constituted of standing committee and medical benefit council. सो इसमें जो मेंबर्स होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ री इलेक्शन। लाइक स्टैंडिंग कमेटी जो है पूरी मैनेज करती है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल भी होती है जो बताती है कि भाई कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या ये जो डिसेबलमेंट है ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डिसेबलमेंट इसको हुई है क्या इसकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। और कोई भी मेंबर जो है ना इसका अगर वो 3 कंजिक्यूटिव मीटिंग्स तक एब्सेंट रहता है तो ही विल बी सीजर्स टू बी अ मेंबर। एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरशिप, लाइक कोई भी बंदा जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इन केस ऑफ इफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द कॉर्पोरेशन एंड कन्विक्शन इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पीट्यूड। सो प्रिंसिपल ऑफिसर्स इसमें होते हैं डायरेक्टर जनरल एंड फाइनेंशियल कमिश्नर, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद कॉर्पोरेशन। प्रिंसिपल ऑफिसर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल एंड फाइनेंशियल कमिश्नर। फुल टाइम रोल्स होता है फॉर मैक्सिमम 5 year टर्म एंड दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, डायरेक्टर जनरल एंड फाइनेंशियल कमिश्नर। पावर एंड ड्यूटी जो स्टैंडिंग कमेटी की होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स अंडर कॉर्पोरेशन जनरल सुपरिटेंडेंट्स। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल ये एडवाइस करती है ऑन मेडिकल बेनिफिट्स, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, करेक्टेड मैटर्स, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल उस कंप्लेंट को कंसिडर करती है एंड दे परफॉर्म्स अदर असाइंड मेडिकल ड्यूटीज़। ESI फंड्स है ऑल कंट्रीब्यूशंस एंड रिलेटेड रिसिप्ट्स हेल्ड इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ESIC। का जो भी पैसा होता है जो भी वो अपने मेंबर से काटते हैं ना भाई वो पैसा ESI फंड में जाता है। इसमें ग्रांट और डोनेशंस भी एक्सेप्टेड होती हैं एंड इट इज़ डिपॉजिटेड विद RBI और एनी ऑथोराइज बैंक एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डन एवरी 5 years बाय ऑथोराइज वैल्यूअर। सो इन एवरी 5 years जो पूरी जो फंड है उसका वैल्यूएशन होता है। सो कवरेज क्या है कि लोग लाइक ऑल द फैक्ट्रीज विद 10 more than 10 employees, in some states it's 20 but normally 10 employees, they are covered under the ESIC Act. It is extended to hotels, shops, cinemas, all these and with 10 plus employees. फैमिली की डेफिनेशंस में स्पाउस, माइनर लेजिटिमेट एडॉप्टेड डिपेंडेंट चाइल्ड, डिपेंडेंट चाइल्ड जो 21 साल तक इफ स्टडिंग एंड अनमैरिड डॉटर, फुली डिपेंडेंट फ्रॉम चाइल्ड, डिपेंडेंट पेरेंट्स। बेनिफिट्स क्या है कि मेडिकल बेनिफिट्स है कि फुल मेडिकल केयर टू इंश्योर पर्सन एंड फैमिली। मैटरनिटी बेनिफिट है 26 वीक्स के एक्सटेंडेड अप टू 1 month ऑन मेडिकल एडवाइस। 26 वीक्स के तो बेनिफिट्स ही हैं, उसके अलावा अगर मेडिकल एडवाइस अगर मिलती है डॉक्टर लिख के देता है तो 1 महीने के लिए वो एक्सटेंड और किया जा सकता है। और जो जिन एम्प्लॉयज़ को ऊपर ESIC एक्ट लगता है ना, बिकॉज ESIC एक्ट के अंदर जो है मैटरनिटी जो बेनिफिट्स हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो अगर किन्हीं एम्प्लॉयज़ में अगर ESIC एक्ट लग रहा है वुमेन एम्प्लॉयज़ पे तो उनके ऊपर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के ऐसा नहीं कि वो दोनों जगह से बेनिफिट ले रहे हैं तो उस वहाँ से वो बेनिफिट नहीं लेंगी, फिर वो यहीं से लेंगी। मेडिकल बोर्ड जो है वो डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ को कंसिडर करता है, डिटरमाइन करता है मेडिकल बोर्ड, है ना। सो वो ये डिसाइड करता है मेडिकल बोर्ड कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर इंजरी होती है तो बताता है कि ये परमानेंट डिसेबलमेंट है, ये टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट है, वो डिसाइड करता है। और उसके अलावा वो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी भी कैलकुलेट करता है कि ये जो काम पहले कर रहा था और इस डिसेबलमेंट के बाद क्या ये उसी कैपेसिटी में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रहता है एंड केसेस अपेलेबल टू मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल देर आफ्टर एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोर्ट और डायरेक्टली कोर्ट। सो ये जो मेडिकल बोर्ड है ना, इसका अगर कोई डिसीजन है किसी डिसेबलमेंट के रिगार्डिंग सो उसके खिलाफ अपील करी जा सकती है। ऐसा नहीं कि ये डिसीजन एकदम बाइंडिंग है और फाइनल है, उसके खिलाफ अपील की जाती है। लाइक कहाँ पे? एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोर्ट में या फिर मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल पे, ठीक है। और उसके अलावा वो डायरेक्टली कोर्ट भी जा सकता है, तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट हमें याद रखना है। रिस्ट्रिक्शंस है कि बेनिफिट्स नॉट असाइनेबल अंडर कोर्ट एंड फॉर द सेम पीरियड कैन नॉट रिसीव। लाइक सिकनेस और मैटरनिटी बेनिफिट एक साथ नहीं ले सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा जो है उसको सिकनेस वो इलनेस बेनिफिट के अंदर भी वो पैसे ले रहा है और कह रहा है कि लाइक इफ सम वुमन इज़ अ प्रेग्नेंट, शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ अप्लाइंग फॉर द सिकनेस बेनिफिट एज वेल एज द मैटरनिटी बेनिफिट ऑल्सो फॉर द सेम पीरियड, इट इज़ नॉट वैलिड, इट इज़ इनवैलिड। एंड सिकनेस प्लस टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट भी नहीं मिल सकता। मैटरनिटी प्लस टेम्प्रेरी बेनिफिट मस्ट चूज़ वन, यानी दोनों में से एक तुम्हें चूज़ करना है। अपील के जो प्रोविजंस हैं कि क्वेश्चंस ऑफ लॉ के रिगार्डिंग वो जो ESIC कोर्ट पे क्या जाएगा या फिर हाई कोर्ट के पास। एंड अपील टू हाई कोर्ट ओनली वेयर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेस। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सीधा हाई कोर्ट पहुंच गया, ऐसा नहीं। नॉर्मली तो ESI कोर्ट के पास जाएगा, लेकिन जब किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो मैटर हुआ है कि जो मतलब जो पूरा एक्ट है ना उसके पूरे प्रोविज़न के ऊपर मतलब हिला के रख देगा उसको, और बहुत ही मतलब
कंफ्यूजिंग है तो उस केस में हाई कोर्ट जाया जा सकता है. टाइम लिमिट 60 डेज की टाइम लिमिट है. सो शेड्यूल्स क्या है कि इंजरीज कॉजिंग टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट शेड्यूल सेकंड में, शेड्यूल थर्ड में ऑक्यूपेशनल डिजीजेस. सो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इसको 2009 में चेंज कर दिया था, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट इन 2009. एंड द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923 प्राइमरी इनैक्टेड टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू वर्कमैन इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट. सो किसी भी एक्सीडेंट के केसेस में जो वर्कमैन है उसको कंपनसेशन देने की बात करता है. एंड इट मैंडेट्स दैट एम्प्लॉयर्स बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स वर्कर्स, है ना, कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि अगर उसका उसकी उसकी प्रेमाइस में अगर कोई किसी वर्कमैन को कोई इंजरी आती है तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन देने की, यही वो बात करता है. स्कोप ऑफ द एक्ट इज दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज एज स्पेसिफाइड. पहली बात भाई स्पेसिफाइड होनी चाहिए. एंड प्रोटेक्ट्स वर्कर्स फ्रॉम लॉसेस और इंजरीज caused by accidents arising out of and in the course of employment subject to exceptions एज प्रोवाइडेड विद इन द लेजिस्लेशन. सिंपल सी बात है, ये जो एक्ट है इसका स्कोप यही बोलता है कि वर्कमैन जो है किसी इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो उनका अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. ठीक है, उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए. एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन क्या रहती है, टू मेक द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन दैट डेथ और इंजरी मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस. ठीक है, अब एम्प्लॉयर को अगर तुम लायबल मान रहे हो कि भैया उसकी जिम्मेदारी है, तो ये भी तो बताना इंपॉर्टेंट है ना कि वो जो उसकी डेथ हुई है वो सच में कोई लाइक उसके वर्क रिलेटेड इंजरी थी की वजह से हुई है या फिर नॉर्मल उससे हुई है. सो उसके लिए देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इंजरी एंड एक्सीडेंट. सो उसकी जो चोट लगी है जो उसको और उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है, सो उसके बीच में जो है एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. एंड बोथ इंजरी एंड एक्सीडेंट मस्ट अकर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. It should be reasonably probable that the nature of work contributed to the injury, and the claimant must prove that work and resulting strain contributed to or aggravated the injury. सिंपल सी बात है यार, उसको ये प्रूव करना है कि ये जो मेरे को चोट लगी है ये काम करने के काम जो एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है इस फैक्ट्री के अंदर उसी की वजह से लगी है. एप्लीकेबिलिटी थ्रू आउट इंडिया ये काम करता है. Salient features, it applies to all railway workers not permanently employed in any administrative district or subdivisional railway office and not working in any specified capacity under Schedule 2 of the Act. Persons working in any capacity listed in Schedule 2 which includes employees in factories, mines, plantations. ठीक है, ये अप्लाई करता है सारे रेलवे वर्कर्स के ऊपर. एंड बट नॉट ऑन परमानेंटली एम्प्लॉयड जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन रेलवे ऑफिस में जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं ना, जो रेलवे के एग्ज़ाम निकाल के आते हैं उनके ऊपर नहीं, लेकिन जो टेम्प्रेरी वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है. उसके अलावा जो भी पर्सन जो है शेड्यूल 2 में जो काम दिया हुआ है उसमें जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होता है. तो टोटल 48 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मेंशन्ड है, तो वहाँ पे ये लगभग लागू होता है. एंड वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑक्यूपेशन एडेड शेड्यूल 2 बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये जो शेड्यूल 2 बार बार बोल रहे हैं ना कि इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे जो काम कर रहा है उसके ऊपर ये अप्लाई होता है. तो शेड्यूल 2 में इस्टेब्लिशमेंट्स को डालता कौन है, ये स्टेट गवर्नमेंट डालती है. So state government has that power. Contingency allowing compensation. So compensation becomes payable in instances of temporary or permanent disablement. दो ही केसेस में होता है भैया, टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट हो या फिर डेथ, ये तो अलग ही केस हो गया. ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है, कंपनसेशन तभी मिलेगा. कॉन्ट्रैक्टिंग का डिजीज लिस्टेड इन शेड्यूल 3 स्टेटेड एन एक्सीडेंट इंजरी, ये भी है. ऐसा नहीं कि मशीन में काम करते हुए उसको जब एक्सीडेंट हो गया उसको चोट लग रही है उसको अपन कह रहे हैं कि ये कंपनसेशन के लिए लाइबल है एम्प्लॉयर इस केस में. बट वहाँ पे अगर शेड्यूल 3 में बहुत सारी नोटिफाइड डिजीज, हमने बोला ना फैक्ट्री एक्ट में शेड्यूल 3 जो है वहाँ पे लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज़ेज़ हैं. तो उनमें से अगर कोई बीमारी किसी वर्कमैन को लग जाती है ना, सो ही विल बी एलिजिबल अंडर फॉर कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट. ठीक है, so just not for an accident but also for contracting a disease listed in schedule 2, it will be treated as an accident related injury. Occupational diseases are a workman employed in capacities listed under schedule 3. बोला मैं schedule 3 में जो diseases है उनमें से अगर कोई disease को लग जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, occupational disease. Settlement of claims. So compensation claims fall into 3 categories: uncontested disablement cases, कंटेस्टेड डिसेबलमेंट केसेस और फैटल केसेस. तो 3 टाइप ऑफ केसेस हमें याद रखने हैं. फर्स्ट इज अनकंटेस्टेड डिसेबलमेंट केसेस, कंटेस्टेड डिसेबलमेंट केसेस एंड फैटल केसेस. सो कंपनसेशन स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ डेथ क्या होगा, अगर किसी की डेथ होती है किसी वर्कमैन, तो कंपनसेशन इक्वल्स 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर और
1,20,000 रुपये, विच एवर इज़ हायर, ये याद रख लेना। डेथ के केस में कंपनसेशन जो है 50% ऑफ मंथली वेजेस। इन केस ऑफ डेथ कंपनसेशन इज 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर और 1,20,000 विच एवर इज़ हायर। और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अगर होता है तो 60% ऑफ मंथली वेजेस, ऊपर 50 था डेथ में, वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 60% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर और 1,20,000 विच एवर इज़ हायर। और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पढ़ लिया, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में अगर वो लिस्ट शेड्यूल 1 में लिस्टेड है, सो कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। सो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में अगर है, सो अगर वो शेड्यूल 1 में डिफाइंड है ना, सो उस केस में कंपनसेशन उसने जितना मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता जो कम हुई है उसी के प्रपोर्शन में उसका उसका जो बेनिफिट है वो कैलकुलेट होगा। एंड इफ नॉट लिस्टेड, अ परसेंटेज ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कंपनसेशन प्रोपोर्शनेट टू एसेट लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी डिटरमाइन बाय क्वालिफाइड, और सेम इसमें भी नहीं भी लिस्ट किया गया तो उसी हिसाब से उसका प्रोपोर्शन डिसाइड किया जाएगा कि इसकी लॉस, इसकी अर्निंग कैपेसिटी का कितना नुकसान हुआ है। टेम्परेरी डिसेबलमेंट के केस में हाफ मंथली पेमेंट इक्वल टू 25% ऑफ मंथली वेजेस, है ना। सो ऊपर हमने पढ़ा डेथ के केस में 50% ऑफ मंथली वेजेस, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में 60% ऑफ मंथली वेजेस। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट के केसेस में हमने बोला कि वो जो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी है उसी के बेसिस में डिसाइड होगा। और टेम्परेरी डिसेबलमेंट के केस में 25% ऑफ मंथली वेजेस। एक्सीडेंट आउटसाइड इंडिया, इफ द एक्सीडेंट अकर्स अब्रॉड, the commissioner shall consider compensation awarded under the country's law and adjust the Indian compensation accordingly यार। ठीक है, अगर आउट ऑफ इंडिया में अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो उसके हिसाब से इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के हिसाब से कंपनसेशन कैलकुलेट होगा। नोटिस एंड क्लेम फाइलिंग, सो नो कंपनसेशन क्लेम शैल बी इंटरटेन्ड unless notice of the accident is given as soon as practicable and the claim filed within 2 years of the accident, है ना। सो आज एक्सीडेंट हुआ और 5 साल बाद वो क्लेम अप्लाई कर रहा है, बोल रहा है कि 5 साल पहले मेरा ये हाथ कटा था, मुझे कंपनसेशन दो, पॉसिबल नहीं है मिलना, बिकॉज विद इन 2 ईयर्स, ये टाइम हमें ध्यान रखना है, विद इन 2 ईयर्स उसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्लेम फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको इस एक्ट के अंदर कंपनसेशन मिल सकता है। पेनल्टीज आर लाइक वॉयलेशन रिजल्ट्स इन फाइन ऑफ नॉट लेस देन 50,000 एक्सटेंडेड अप टू 1 लाख, लाइक 50,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन है। एंड नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इनिशिएटेड अनलेस सैंक्शन बाय अ कमिश्नर एंड कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 6 months ऑफ द ऑफेंस कमिटिंग टू कमिश्नर्स नोटिस। ठीक है, सो विद इन 6 months जो है कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स, यहाँ पे कौन कौन है, द स्टेट गवर्नमेंट वाया ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, दे में अपॉइंट कमिश्नर्स पर्सन विद एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकती है, बट दे मस्ट हैव एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस एज व्हाट, एज मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस, या फिर एडवोकेट ऑब्लिक प्लीडर, या फिर गैजेटेड ऑफिसर विद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन पर्सनल मैनेजमेंट, एचआर, डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो कुल लगे 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। एंड एवरी कमिश्नर जो है यहाँ पे इट विल बी ही विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक सर्वेंट एंड वेस्टेड विद सिविल कोड पावर्स, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास सिविल कोड ऑफ पावर्स रहती है। एंड मस्ट डिस्पोज कंपनसेशन मैटर्स विद इन 3 months ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जो भी कंपनसेशन मैटर्स इनके पास अगर आते हैं ना, सो विद इन 3 months उनको डिस्पोज ऑफ करने, 3 months का टाइम है डिस्पोज ऑफ करने का। Where lump sum compensation, including settlement for women or persons with legal disability, is mutually agreed, a memorandum must be sent by the employer to the commissioner. So जहाँ पे एक lump sum compensation उसे दे दिया ना, उसका हादसा हुआ, उसने खुद ही उसको बुरा लगा, उसने एक अमाउंट दे दी है, तो उसका एक मेमोरेंडम उसको कमिश्नर को सेंड करना पड़ेगा। अपील के जो प्रोविजंस हैं, लम्प सम कंपनसेशन अपील लाइज टू हाई कोर्ट। ठीक है, कोई भी अपील अगर कोई भी किसी डिसीजन से खुश नहीं है तो वो सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगेंस्ट लम्प सम कंपनसेशन अवार्ड, ऑर्डर्स ऑन पेनाल्टी और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 4A, रिफ्यूजल ऑफ रिडेम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट्स, डिसीजन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिपेंडेंट्स और रिजेक्शन ऑफ डिपेंडेंट क्लेम्स, इंडेमनिटी क्लेम्स एंड रिफ्यूजल और कंडीशन रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। सो अपील की जो कंडीशंस है, इट मस्ट इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऐसा लगे मुँह उठा के अपील कर दी। ठीक है, एंड मिनिमम अमाउंट इन डिस्प्यूट, कम से कम 10,000 रुपये का अमाउंट रहना चाहिए, मतलब इससे ऊपर की बात होनी चाहिए तभी अपील करी जा सकती है, ऐसा नहीं कि 1,500 2,000 रुपये के लिए अपील कर दी। एंड नो अपील वेयर पार्टीज एग्री टू अवॉइड बाय कमिश्नर डिसीजन और इफ ऑर्डर्स इन फोर्सेज ऑफ प्रायर एग्रीमेंट।
और वहाँ पे अपील नहीं की जा सकती, जहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो खुद ही कमिश्नर के डिसीजन से लाइक संतुष्ट हैं, है ना। एंड एन एम्प्लॉयर्स अपील इज़ ओनली वैलिड इफ़ accompanied बाय कमिश्नर सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग डिपॉजिट ऑफ कंपनसेशन। एम्प्लॉयर अगर अपील कर रहा है ना किसी किसी कंपनसेशन अमाउंट का लेके एम्प्लॉयर ने अगर अपील करी है, तो तभी वैलिड मानी जाएगी जब उसने वो सर्टिफिकेट जमा करेगा कि हाँ इतना जो ये अपील की अमाउंट है ये मैंने डिपॉजिट कर दी है, अब मेरा केस आप रजिस्टर करो कि मुझे ये पे करना है या नहीं करना है। लिमिटेशन पीरियड जो है 60 डेज़ का रहता है। सो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, ये जो एक्ट है इसकी दो कंडीशंस होती हैं किस तरीके से अप्लाई होता है। पहली जो कंडीशन है, अगर वो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है जो 2 हेक्टेयर से अपने से ज़्यादा की है एंड जहाँ पे 15 और उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। सो कंडीशन समझ में आ गई। कोई भी एग्रीकल्चर लैंड जहाँ जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की है और वहाँ पे 15 से ज़्यादा पर्सन अगर काम कर रहे हैं और वहाँ पे टी, कॉफ़ी, रबर, चिंचोना और कार्डेमम ये अगर वहाँ पे उगाए जा रहे हैं, ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं, सो उस केस में वहाँ पे ये एलिजिबल होगा प्लांटेशन लेबर एक्ट, ठीक है, अगर 15 से ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और अगर वहाँ पे इसके अलावा भी कोई और चीज़ अगर उगाई जा रही है, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का है, 15 एम्प्लॉयज़, 15 से ज़्यादा पर्सनस वहाँ पे काम कर रहे हैं, बट ये वाली जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वाले जो प्लांट्स हैं, इसके अलावा कुछ और वहाँ पे हम लोग अगर ग्रो कर रहे हैं, सो उस केस में state government, after approval from the central government, can issue a notification in the official gazette for including those plantations under the act, ठीक है। डेफिनेशंस क्या है कि एडोलसेंस 14 साल से लेके 18 साल के बीच को एडोलसेंस कहेंगे। एडल्ट हु इज़ कम्प्लीटेड लाइक 18 प्लस वाले को एडल्ट बोलेंगे। चाइल्ड 14 साल से कम। डेज 24 घंटे का होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, सो अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, जो भी प्लांटेशंस हैं उनको रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे रजिस्टरिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल गजट में अपॉइंट ऑफिसर। सो कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है कि एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ प्लांटेशन एग्जिस्टिंग एट कमेंसमेंट ऑफ द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1981 मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज। भाई 2 महीने के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर जब ये एक्ट आ गया है ना, या फिर किसी प्लांटेशन में 13 वर्कर्स थे, आज की डेट में वहाँ पे 2 लोगों ने ज्वाइन किया, वहाँ पे 15 वर्कर्स हो गए, मींस आज की डेट में वहाँ पे ये एक्ट लागू हो चुका है। सो विद इन 2 मंथ्स, सो अगले 2 महीने के अंदर उसको सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। किसके पास? रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास। एंड एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एनी प्लांटेशन स्टैब्लिश आफ्टर सच कमिशमेंट अप्लाई विद इन 60 डेज। उन्होंने 60 दिन का टाइम है कुल मिला के। अपील का भी इसमें प्रोविज़न है 30 डेज़, मैक्सिमम 30 डेज़ का ही है ना, सारे में ही इसमें भी 30 डेज़ है कि कोई भी पर्सन जो रजिस्टरिंग ऑफिसर के डिसीजन है, लाइक कोई प्लांटेशन है उसको नहीं उसके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको रिजेक्ट कर दिया, सो वो अपील कर सकता है, लेकिन विद इन 30 डेज़। पावर टू मेक रूल्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में वाया ऑफिशियल्स गैजेट नोटिफिकेशन फ्रेम रूल्स टू इम्प्लीमेंट द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर। Employers must provide drinking water, separate conservation facilities for males and females, medical facilities, welfare facilities like canteen, recreational and education facilities provided by state government. प्रेसिस क्या है कि कोई भी प्लांटेशन जहाँ पे 50 और मोर वुमेन वर्कर्स अगर काम कर रही हैं, डजेंट मैटर वेदर दे आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स इन द लास्ट 12 मंथ्स, और उनके जो बच्चे हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सच वुमेन इज 20 और मोर, सो द एम्प्लॉयर को वहाँ पे क्रैचे फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाउसिंग फैसिलिटी भी है कि जो एम्प्लॉयर है उसको मस्ट प्रोवाइड मेंटेन नेसेसरी हाउसिंग एकोमोडेशन टू एवरी वर्कर रिसाइडिंग विद इन द प्लांटेशन एंड फॉर एवरी वर्कर इंक्लूडिंग फैमिली रिसाइडिंग आउटसाइड द प्लांटेशन हु हैज़ कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। ठीक है, वो सारे वर्कर्स को जो उस प्लांटेशन के अंदर रिसाइड कर रहे हैं उनको तो करना ही है, लेकिन कोई वर्कर अपनी फैमिली के साथ अगर बाहर भी रह रहा है तो उसको भी लाइक हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है एम्प्लॉयर को, इफ़ ही हैज़ वर्क फॉर 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। ठीक है, 6 महीने अगर उसने काम किया है। जो कमिश्नर्स है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। वेलफेयर ऑफिसर्स प्लांटेशंस के लिए विद 300 और मोर ऑटो एम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है, यानी 300 या फिर 300 से ज़्यादा अगर वर्कर्स किसी प्लांटेशन उसमें काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर्स का होना ज़रूरी है। वीकली वर्किंग आवर्स 48 आवर्स पर वीक हमने बताया था। एंड नो एडल्ट द चाइल्ड शैल वर्क मोर देन 27 आवर्स पर वीक। ठीक है, जो एडल्ट वर्कर्स है उसके लिए तो 48 आवर्स है, एंड जो एडोलसेंट और चाइल्ड वर्कर्स है उनके लिए 27 आवर्स पर वीक। नाइट वर्क रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि वुमेन और जो चिल्ड्रंस है कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन प्लांटेशन आउटसाइड 6 AM to 7 PM एक्सेप्ट विद परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो
6 से 7 बजे तक, लाइक रात शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी बच्चों को या फिर महिलाओं को तुम काम नहीं करा सकते प्लांटेशन में, अगर तुम्हारे पास स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है। सो यहाँ पे हमने ये एक्ट भी कवर कर दिया है। अब थोड़े से एक्ट और बचे हैं, लाइक अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एक्ट, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी जितने भी एक्ट्स हैं ना, सबकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने इसमें इस PDF में डाल दी है। EPFO का जो एक्ट है ये भी इसमें है। इसके अलावा इंटरेस्ट इन माइग्रेंट वर्कर्स, सारे, इवन कोई भी छोटा एक्ट भी नहीं छोड़ा है, पेमेंट ऑफ बोनस। और उसके अलावा अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जो एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हमने इसमें डाली हुई हैं इस PDF में। ये सिर्फ 87 पेजेस की PDF है, सबसे खास बात इसकी 87 पेजेस। तो इसमें आप लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो कि शुरुआत में है, मैं आपको दिखाता हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशन सारा का सारा, सारी अप्रोचेज एंड ILO इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ये सारे के सारा बार्गेनिंग नेगोशिएशंस, एवरीथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस टॉपिक फॉर EPFO एग्ज़ाम, वो हम सब ने इसमें डाला हुआ है। उसके अलावा लेबर लॉस सारे के सारे कंसिडर किए हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी। सो ये 87 पेजेस अगर आप लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ के चले जाओगे ना, तो इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, है ना। बिकॉज लास्ट ईयर के पेपर, उससे पुराने पेपर्स को कंसिडर करके, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कन्वर्ट करके हमने इसमें सारा का सारा डेटा डाला हुआ है। सो इसका एक पार्ट 2 वीडियो भी आएगा जिसमें हम जो बचे हुए जो एक्ट्स हैं उनको कवर कर लेंगे। फिलहाल अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दिया है। सो वहाँ से आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।